अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। रोज़ की तरह मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। मदिहा, आप इतनी खुश क्यों? मैं जो शो शुरू होने से पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे इस पर अभी तक बड़ी हंसी आ रही है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू क्या हो रही थी? अंडे महंगे हो गए हैं, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। बस मैं दिमाग मेरा चकरा गया, मुझे अब समझ में नहीं आ रही। मेरे पास खुशी की और कोई रीज़न नहीं, तो मैंने कहा मैं भी खुश हो जाऊँ। एक चीज़ अभी भी सस्ती है, क्या? नमक, ज़मीन। ओह चलिए, नमक। सॉल्ट। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, रोटी ऐसे लेके ना यूँ शफात, पानी में डुबो के ऐसे ना खाएं मेरे कभी। भाई, अगर उस पर नहीं तवज्जो गई नमक पे, तो क्यों दिला रहे हो कि भाई नमक पानी ये सस्ता पड़ा हुआ है, इसको महंगा करें? देखो ज़ख़ीरा अंदोज़ों, ट्राई शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ, शॉर्टेज क्रिएट कर दो मार्केट में। पता नहीं क्या जो तुम लोगों का तरीका कार है करो, क्योंकि वैसे भी आपको जो दिल चाहता है आप कर लेते हैं और बाद में पता चलता है जी उसका नोटिस ले लिया, नोटिस के बाद मजीद महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो खैर पेट्रोल महंगा हो गया जी, बिजली मजीद उसकी यूनिट की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस आई है, उसकी कीमत मतलब टैरिफ में इजाफा नहीं हुआ, ऐसे नहीं कहना। अच्छा। बिजली की कीमत ₹1.60 बढ़ शफात, गई है। एक तो गैस आती भी नहीं और गैस भी महंगी, और मतलब अब देखिए, मतलब चीनी भी महंगी, घी और तेल भी महंगा। ये तो पंजाब में बड़ी ज्यादती हुई, जो 40-40 रुपए किलो बढ़ा दिया गया ना शफात, दिस इज टू मच। जुल्म दी अखीर फिल्म का नाम है, अपने नज़दीकी सिनेमा घर में देखने की जरूरत नहीं है, आटा हर घर में महंगा। चल रही है फिल्म। तो जनाब इस हवाले से ज़रा बात करेंगे, साथ ही ज़रा आज शो में बात करेंगे कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है उनको वो बड़े दिनों से कह रहे थे कि जी हम जाएंगे पिंडी, तो कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी अगर मौलाना साहब आएंगे उनको हम चाय पिलाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस पर बात ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा विल टेक केयर ऑफ देम, मतलब अच्छा मेहमान नवाज है, तो इसमें मेहमान कोई नवाजी की बात है, हाँ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे टॉप स्टोरीज देख लें। चीनी के बाद अब घी और खाने की तेल की कीमतों में भी कई गुना इजाफे ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। 1 किलो घी की कीमत 220 से बढ़कर 265 रुपए तक पहुंच गई। कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस कब चलेगी? 2 वफाकी वज़रा में इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। असद उमर और अमीन उल हक की जानिब से मंसूबा मुकम्मल होने की अलग अलग तारीखें। जी, तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, और ऐसा लग रहा है कि जो महंगाई का जिन है शफात, वो बिल्कुल बेकाबू हो गया। ये हर घर का मसला बन चुका है, हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है। पहले गंदम महंगी, फिर चीनी महंगी, और उसके बाद अब देख रहे हैं सब्जियां और शफात गोश्त और पोल्ट्री तो महंगी थे ही। अब जो कुकिंग ऑयल है, हमने देखा कि पंजाब की जो कुकिंग ऑयल की जो घी की मंडी में भी इजाफा हुआ है, और घी और कुकिंग ऑयल की जो कीमतों में इतना इजाफा हुआ है कि मतलब 40 रुपए शफात पर केजी जो है इसमें इजाफा हुआ। और लोग कह रहे हैं कि भैया अब क्या करें, हम अब हमें बता दें कि हम अब खानों में घी भी डालना छोड़ दें, तेल भी डालना छोड़ दें। मस्जिदों में कभी कभार ऐलान होता है जी एक बच्चा मिला है, जिन का बच्चा आके ले जाएं, वो जिन महंगाई है। और ये जो महंगाई का ये जिन का बच्चा जो है ये इस वक्त अनवेल हो चुका है, जैसे कि मदिया ने बताया जी, सामने आ गया, खुल के सामने आ गया। क्या पोल्ट्री, क्या दीगर ग्रोसरी, और उन सब चीज़ों में चेरी ऑन टॉप कुकिंग ऑयल और घी, जिसकी कीमतें न सिर्फ ये कि जो रिटेल है वहाँ पे बढ़ गई हैं, तो जो इजाफा है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। कि ये इजाफा 40 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन ये अनजस्टिफाइड कीमतें है, बढ़ रही हैं। बिल्कुल बात ये अनजस्टिफाइड है। अब आप खुद सोचें, मतलब जिस तरीके से इजाफा हुआ है, 1 किलो घी की कीमत 220 से बढ़कर 265 रुपए फी किलो हो गई है। दूसरी जानिब अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करें, तो वहाँ पर भी, और जहाँ पर कहा जाता है कि जी कदरे सस्ती चीज़ें जो हैं, सब्सिडाइज चीज़ जो हैं वो वहाँ पे आवाम के लिए मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और जो कुकिंग ऑयल मौजूद हैं, उनकी कीमतों में भी शफात बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जी है। जनाब, और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं मान से, और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब MD यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन उमर लोधी साहब। तो सबसे पहले राना फारूक आपकी तरफ आते हैं और ज़रा आपसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्तान में और किन प्राइसेस पे मिल रहेगी जीरा। अच्छा, मुल्तान की अगर हम बात करें शफात, तो सूरत हाल ये है कि अशियाए खुर्दो नोश की लिस्ट अगर हम उठा के देख लें, तो पता चलता है कि हर चीज़ की कीमत पर इजाफा हुआ है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। आम शहरी बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर ख़ास तौर पर हम कुकिंग ऑयल और घी की बात करें, तो जब से ये जनवरी का आगाज़ हुआ है, 2021 का आगाज़ हुआ है, इन 13 या 14 दिनों में अब तक 25 से 35 रुपए तक कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा हो चुका है।
ایک دن کچھ اور قیمت ہوتی ہے, اگلے دن کچھ اور قیمت ہوتی ہے. مطلب کہ نہ کسٹمر کو پتہ ہے, نہ ہول سیل جو دکاندار ہے اس کو پتہ ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ کل کا کیا ریٹ ہوگا. مطلب کہ عام آدمی بھی پریشان ہے. ابھی ہم نے ایک دکان سے ریٹ لیے تو جو کہ ملتان کا لوکل ایک گھی کی آئل کمپنی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پرسوں تک اس گھی کی قیمت 220 روپے فی کلو تھی اور آج وہ 255 روپے ہو گئی ہے. اس طریقے سے آئل 230 روپے تھا, اس کی قیمت بھی 20 روپے اضافہ ہو گیا ہے. مطلب کہ روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یوٹیلیٹی سٹور کی بات کی جائے تو جو چند آئٹم ہیں جن پر سبسڈی دی جاتی ہے ان پر تو شاید وہ سبسڈی برقرار ہے, لیکن جو مختلف برانڈز کے جو گھی ہیں, آئل ہیں, ان کی قیمت میں بھی 25 سے 30 روپے اضافہ ہو چکا ہے. رانا مطلب فاروق کہ جو آپ عام بتا آدمی رہے کہیں ہیں نہیں جا سکتا. بالکل عام آدمی کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جائے تو اگر کہاں جائے, ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. عمر لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. مجھے آپ یہ بتائیے گا یوٹیلیٹی سٹورز میں کیا سچویشن ہے, اور مطلب جیسے بھی ہمارے نمائند کو سنا ہر روز گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کوئی ایک سٹیبل قیمت نہیں ہے. تو کیا اگر یوٹیلیٹی سٹورز کا ہم رخ کریں تو کیا کوئی ایک سٹیبل قیمت ہمیں مل جائے گی؟ جی السلام علیکم, شکریہ آپ کے وقت کا. جی میں اس میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. ایک تو بیسک را مٹیریل جو ہمارا پام آئل ہے اس کی انٹرنیشنل پرائسز نہ ہمارے کنٹرول میں ہے, اور وہ ایک بیسک را مٹیریل ہے فار گھی اینڈ آئل, تو وہ انٹرنیشنل پرائسز اوپر گئی ہیں. سو دیٹس این افیکٹ جو سب کے اوپر آ رہا ہے. میں اسپیسیفکلی یوٹیلیٹی اسٹور کے بارے میں اگر بات کروں کہ جو ہمارے سبسڈائز گھی برانڈ ہیں وہ آج بھی 170 روپے فی کلو پہ موجود ہے. پچھلے سال جنوری سے لے کے آج 12 جنوری ہے, اور آج بھی ان کی 170 روپے فی کلو کی جو سبسڈائز, میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو سبسڈائز گھی برانڈز ہیں اس پہ آئل پہ سبسڈی نہیں ہے, گھی پہ. یہ پرائم منسٹر کی ریلیف اسکیم جو چل رہی ہے پچھلے سال جنوری سے, ابھی بھی اس کا 170 روپے پر کے جی کا ہی برانڈ ہے, وہ اسٹیبل ہے, اور ہم نے اس کو اب تک چینج نہیں کیا. صحیح. اب آتے ہیں کہ کیا دوسرے برانڈز میں پرائس انکریز آئی ہے. جی بالکل آئی ہے. اس میں مینوفیکچررز نے پرائس انکریز کی ہے, جس میں ٹاپ برانڈز بھی ہیں, مڈ ٹیئر برانڈز بھی ہیں, ان بیکاز را مٹیریل بڑھا ہے. صحیح. تو ان کی پرائسز بڑھی ہیں. اسی طرح رانا فاروق صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی 20 سے 30 روپے کی جو پرائس انکریز ہے آل اکراس ہے, لیکن ہماری جو سبسڈائز ہے جس میں گھی, چینی, آٹا, دالیں اور چاول جو سبسڈائز ہماری ہیں پروڈکٹس, ان پہ آج بھی اسٹیبل قیمت ہے. 68 کی چینی ہے, 170 روپے کا گھی ہے پر کے جی, اور 800 روپے 20 کے جی بیگ آٹے کا آج بھی ایک عمر پرائس صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہمارے ہاں لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں جسے آپ بات کر رہے ہیں چینی کی قیمت کے والے سے بات کریں تو لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو چینی کی جو کوالٹی ہے وہ دیٹ از ناٹ دیٹ فائن. تو یہ کوالٹی کا بھی تو یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. مدیحہ اس میں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, جو ہم اب وقت جو ہمارے پاس جو چینی ہم سیل کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ چینی ہے. اس کا جو کرسٹل ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو لوکل پروڈکٹ ہوتی ہے شوگر کی پروڈکشن, اس سے کرسٹل اس کا تھوڑا کم نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسی امپورٹ نہیں کی جس میں, گورنمنٹ نے کوئی ایسی امپورٹ نہیں کی جس میں چینی کی کوالٹی اس میں انفیریئر ہو. یس اس میں ضرور ہے کہ اس کا کرسٹل لیول, لیکن اس کو سکروز یا جو مٹھاس ہے اس کی وہی ہے. یہ ایک سائیکلوجیکل ہے شاید کہ جی وہ اس کی کوالٹی بری ہے, اور شاید لوگوں کو ایک کی جگہ 2 چمچ ڈالنے پڑتے ہیں, وہ اپنے اس حساب سے جیسے بھی یوز کرتے ہیں, بٹ اس کی کوالٹی میں کوئی کمپلین نہیں. یس اس کا کرسٹل لیول ڈیفینیٹلی چھوٹا ہے, کرسٹل لیول چھوٹا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, آپ جیسے بتا رہے ہیں 170 روپے, جو وہ برانڈ جن کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے وہ موجود ہیں, لیکن جو برانڈز جن پہ سبسڈی نہیں ہے ان میں 30 سے 35 روپے اضافہ ہوا ہے. 5 کلو کا ڈبہ جو کہ کسی ایک 6 افراد کے گھرانے کے اندر ایک ہفتے میں یا 10 دن میں کنزیوم ہو جاتا ہے, اگر صرف اس کی پرائس کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 175 روپے فی ڈبہ ہے. بہت بڑی پرائس ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم ڈیزائن کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, کوئی تجاویز دی گئی؟ جی یہ گورنمنٹ لیول کی ڈیسیجن ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں گورنمنٹ اس کو بڑے تو دیکھ رہی ہے. آئی تھنک میں اس پہ کوئی حتمی تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ شاید اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ شاید ہو سکتا ہے, شاید نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہاں پہ صرف ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ آ جاتی ہے, جب آپ اتنا بڑا فرق ہوگا, یعنی ایک طرف مارکیٹ میں 255 روپے فی کلو ہے گھی, اور ایک طرف آپ کے پاس 170 روپے فی کلو ہے, بڑا کلیئر ڈفرنس آ رہا ہے. اس ڈفرنس کے اوپر ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کا پریشر بھی آتا ہوگا,
बायर्स भी आते होंगे, रिटेलर्स भी कोशिश करते होंगे कि वो मार्जिन लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का रुख करें. थोड़ा बताइएगा, ये मामला आज का तो नहीं है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से जारी है, तो पिछले साल के मुकाबले में क्या कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली है कि इस को अपनी सप्लाई चेन को कैसे जो है वो जारी रखा जाए 2020 के मुकाबले में? बताइए. गुड क्वेश्चन. जी जी बिल्कुल. हमने इसमें जी जब लास्ट ईयर शुरू किया था तब हमारी इतनी प्राइस 15 से 20 रुपए मार्केट से डिफरेंस आता था, लेकिन अब मार्केट से डिफरेंस बहुत बढ़ गया. हमारे लिए उस सप्लाई और डिमांड की वो मैच करना ज़रा थोड़ा कदरे मुश्किल हो रहा है. लेकिन अब हमने उसमें ये पिछले साल से हमने शुरू किया कि हमने एक हद मुकर्रर कर दी है कि एक हद तक, लेट्स से कि अगर आप एक एवरेज फैमिली है तो आप 2 से 3 केजी से 2 से केजी से ज़्यादा या 3 केजी से ज़्यादा एक शॉपिंग मशीन में एक दफ़ा जब आते हैं एक रिसीट पे आप इसको ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते. और ऑफ कोर्स हमने उसके साथ शनाख्ती कार्ड लेने भी शुरू किए. तो हमारी कोशिश ये है कि जो डेफिनेटली इंशाल्लाह रिटेलर्स की तरफ तो ये डेफिनेटली हम नहीं जाने देंगे, ना जाने दिया है पिछले पूरे 1 साल, बट 100% फुल प्रूफ मैं नहीं कह सकता. ओवरऑल काफ़ी कंट्रोलर हमारा ये है कि एक भी जो ख़ानदान आता है तो उनको उनकी जिस हिसाब से वो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करें तो उस तक उसको एक लिमिट में मुकर्रर कर दी जाए, उसी हिसाब से भी दिया जाए. बट आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, कहाँ 170 ये आप जैसे रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वाकई जब हम देखते हैं जब चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो उसके बाद फैमिलीज आती हैं, जैसे जब आटे की कीमत में भी थोड़ी बहुत हमने रमज़ान में भी देखा था और चीनी की कीमत में भी, तो लोग इसको स्टॉक अप करने लग जाते हैं. सो जैसे भी आपने बताया कि 1-1.5 केजी एक फैमिली के लिए, तो दोबारा से आप इसको रिपीट कर देंगे कि कितना अलाउ होगा एक फैमिली को कि वो जब अपने एक विजिट पे आके लेके जा सके? जी एक दफ़ा अगर कुछ आते हैं तो हमारा यही कोशिश होती है कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल अगर चीनी पे आ जाए या घी पे, चीनी हमारी कोशिश होती है 2 मैक्सिमम हम 4 किलो की उनको एक दफ़ा जब वो आते हैं तो हम उनको वो देते हैं. और अगर बड़ी फैमिली है, अगर ज़्यादा उन्होंने शॉपिंग किया है तो उसके लिहाज से हम 2 से 3 किलो मैक्सिमम घी हम उनको देते हैं. और उसके साथ हम उनसे शनाख्ती कार्ड भी किसी हद तक लेने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनसे नेक्स्ट से रिपीट परचेज ना हो सके. और उसी तरह वो तो हम इसमें अगर मैं कहूँ कि जी हमने कोई एक हद मुकर्रर कर दिया, शायद उसी तरह नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को उतना ही दें जितनी उनकी ज़रूरत है. और इसमें मेरे कस्टमर से भी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ कोई किसी चीज़ की यूटिलिटी स्टोर पे कमी नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत है प्लीज़ उतना ही लीजिए, स्टॉक करने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज उसमें फिर बाकी लोगों की हक तलफी होती है और हमारे लिए सप्लाई और डिमांड मीट करना बहुत मुश्किल है. बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं यहाँ पे जाते जाते सर बहुत शुक्रिया आपका. और राना फारूक आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि मदिया जब भी घी की कीमतों में इतना बड़ा फ़र्क आता है तो लोगों का रुझान बढ़ता है खुले घी की तरफ, खुले ऑयल की तरफ, जो कि एक सेहत का हैजर्ड भी साबित हो सकता है. तो यहाँ पे लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि अपनी सेहतों के साथ ना खेलें, घी का इस्तेमाल कम ज़रूर करें, लेकिन खुले घी या खुले ऑयल या इन अशिया की तरफ जो कि बाजार में खुलेआम पड़ी हुई है, इनको अवॉइड करें, बिकॉज इनके ऊपर कोई क्वालिटी चेक नहीं हो सकता. बिल्कुल शफात, आपने बात बिल्कुल सही की. उमर लोधी साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. और राना फारूक हमारे नुमाइंदे में मुल्तान में सिचुएशन से बता रहे थे. और यकीन मानिए सिर्फ कोई मुल्तान की सिचुएशन नहीं, इस वक्त पूरे पंजाब में यही सिचुएशन है. और मेरे ख्याल से शफात हम बहुत सारे हमने मिनिस्टर्स को देख रहे होते हैं जो आ के टेलीविजन पर बार बार रोज़ उनके कोई ना कोई बयान जो होते हैं वो PDM के वाले से आ रहे थे. तो देखिए हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं, बट येस जिस चीज़ का सबसे बड़ा खतरा हुकूमत को लाहक है वो है महंगाई. सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज महंगाई. क्योंकि अगर PDM में भी ये पहले कह दीजिए हम तो महंगाई के खिलाफ बाहर निकले, महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है. और महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भी मुतासर हो रहे हैं, मैं भी मुतासर हो रहे हैं, शफात भी मुतासर हो रहे हैं, हम सब इससे मुतासर हो रहे हैं. और शफात हम तो फिर इस पर बात कर रहे थे ना घी, और अब कुछ एक ऐसा तबका है जो कि अगर हम हमारी जो डोमेस्टिक हेल्थ है आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि वो घर में, उनके घर में रोज सालन भी नहीं पकता, वो रोटी के साथ अब वो टाइम आ गया कि वो चटनियों पर आ गए, क्योंकि नहीं अफोर्ड कर सकते शफात लोग, अब नहीं अफोर्ड कर. चीनी की कीमत जनाब एक बार फिर 105 की सतह पर पहुंच गई है. ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि हमने चीनी की सतह जब 84 पे आई थी, हमने सेलिब्रेट किया था, हमने उसकी बड़ी खुशियां मनाई थी. लेकिन कैसे चीनी की कीमत वापस चलेगी, इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सामने नजर नहीं आती, इस हवाले से कोई बात नहीं करता. उम्मीद करते हैं जनाब लोग जागेंगे, तर्जुमान जागेंगे, वुज़रा जागेंगे और अवाम के मसाइल को एड्रेस करेंगे. एग्जैक्टली शफात, क्योंकि ये हमारा मसला है, ये हमारा आगे मसला चलते हैं जी. और कराची के लिए एक बहुत बड़ा मसला, पिछले दौरे हुकूमत में जनाब कराची के लिए एक मास ट्रांजिट मंसूबे की बुनियाद डाली गई थी और कहा यह गया था जनाब ये 1.5 साल में मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा. मंसूबा जो था वो सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान पार्टनरशिप की बुनियाद पे था. इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक ने खड़ा करना था, सिंध हुकूमत ने बसें प्रोवाइड करनी थी. नहीं हुआ. ग्रीन लाइन मंसूबा आज भी इसका स्ट्रक्चर मौजूद है,
اس کے اسٹیشنز موجود ہیں, لیکن گرین لائن منصوبہ آج بھی بھوت بنگلہ بنا. بالکل شفاعت, اس حوالے سے تاریخیں دی جا رہی ہیں, ان کو تاریخ ایک نہیں دو تاریخیں ہیں آلریڈی. کراچی میں جو اس گرین لائن بس چلنے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ 2 وفاقی وزراء میں بھی اتفاق نظر نہیں آ رہا, ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی میچ نہیں کر رہی. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب کے مطابق گرین لائن بس ہے وہ اسی سال جون میں چل جائے گی, جبکہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جولائی اگست میں اس کے چلنے کے امکانات ہیں. کیا سٹیٹمنٹس ہیں؟ پہلے سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مہینے کے اندر آپ کو جو ہے یہاں پر کراچی میں پہلی دفعہ ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلتا ہوا نظر آئے گا, اور گرین لائن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپریشنل ہو جائے گی. تو جناب 8 مہینے تک کا ٹائم ہے, لیکن 8 مہینے تب بنیں گے نا جب بسوں کے آرڈر چلے جائیں گے. تو جناب یہ جو منصوبہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منصوبہ 2016 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اور کہا تھا کہ جی 1 سال میں اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کے چند مہینے بعد بسیں آ جائیں گی. انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہونے میں جناب مطلب خدا کر کے پچھلے سال انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوا 2019 میں, اور اب بسیں آنے کے لیے جناب وہ تعطل جو پچھلے سال سے جاری تھا, سندھ حکومت نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وفاق نے کہا جی ہم لیں گے, پھر اس کے بعد ایک رسا کشی چلتی رہی, اور فائنلی جناب اس سارے معاملے میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سریا جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, جو یہاں پہ پراپر جو ٹریکس ہیں وہی کمپلیٹ نہیں کیے گئے. تو اب آپ خود شفاعت دیکھ لیں کہ خواب ایسا لگ رہا ہے. یہ تو خیر جو فوٹیج آپ کے سامنے پڑا ہے, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 2021 میں آ بھی جائے گا, گرین لائن منصوبہ شروع بھی ہو جائے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں گرین لائن بس پہلے تو ہمیں کافی زیادہ کنفیوژن ہے, یہ جون میں چلے گی یا اگست میں چلے گی, کیونکہ 2 وفاقی وزراء ہیں اور دونوں نے الگ الگ تاریخ دے دی اس حوالے سے. دیکھیں جی, وفاقی وزیر صاحبان اور ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے نمائندے گورنر صاحب, یہ بادشاہ لوگ ہیں, اپنی تاریخیں دے دیتے ہیں, پتہ کچھ ہے نہیں, کبھی پروجیکٹ پہ گئے ہیں نہیں, اس کی کچھ تاریخوں کا پتہ نہیں, کنسٹرکشن دیکھی نہیں, کسی چیز میں انوالو وہ ان کو نالج ہے نہیں, انوالو ہوتے نہیں ہیں بیسیکلی, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہو. کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے میرے شہر کراچی کے لیے, یہ ہم نے کام اتنا کیا ہے, اتنا حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو سٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کے اس سے جو فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمارے شہر کراچی کے بھائیوں بہنوں کو وہ پہنچ سکے. دیکھیں ماضی میں گورنر صاحب نے کہا تھا کہ فیبروری 23 2020 میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کو اب 1 سال, میں نے اسی وقت بیان دیا تھا کہ 2021 تک مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ وفاقی وزیر صاحبان کے بیانوں پہ مت جائیں, یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اپنے حلقوں میں کبھی یہاں سے جو جیت کے گئے آئے ہیں, اور نہ ابھی انہوں نے ایسے کام کیے یا یہاں پہ آئیں گے بھی نہیں. ان کو یہاں کے کراچی کی غیور عوام یہاں پہ آنے بھی نہیں دے گی. اور انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں, جتنا میں نے گرین لائن پہ وزٹس بھی کی ہیں, جو میں نے گرین لائن کے بارے میں مجھے نالج ہے, میں تو کوشش کروں گا کہ اگر ہم سے کوئی پریٹینڈ کرتی ہے ان کی بات سندھ گورنمنٹ سے, تو ہم ان کو جلدی ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن اندازاً نومبر دسمبر سے پہلے, 2021 سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بسز آ جائیں گی. مجھے امید ہے اگر ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو سیریسنس دکھائی ہے تھوڑی بہت, اگر یہ اسی طرح رہی تو, اگر اس میں پھر تاخیر ہوئی تو پتہ نہیں, مزید تاخیر ہوئی تو کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ معاملہ تب ہوگا کہ جب بسوں کے آرڈر ہو جائیں گے, کیونکہ بسوں کے آرڈر کمپلیٹ ہونے میں 9 مہینے لگیں گے. تو اب یہ لیکن اگین شرط وہی ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں. تو کوئی تعاون کی فضا پیدا ہوئی ہے, کوئی بات چیت, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر, سی بی ایمز کچھ امپروو ہوئے ہیں, کچھ ہے معاملہ ایسا؟ دیکھیں یہ تو میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے بھی بہت پروگرامز میں کہہ چکا ہوں, بلکہ آپ کے پروگرامز میں بھی میں نے شاید اس کو کلیئرلی ان ڈیٹیل بتایا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے جو سائٹ سے کام تھے وہ ہم نے, جو دنوں لگتے تھے, ہفتے لگتے تھے, وہ 2-3 دنوں میں بیٹھ کے ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے ان کو دے دیے. ڈپوز کے ایشوز تھے, ان کے رائٹ آف ویز کے ایشوز تھے, دوسرے فیئر اسٹرکچر کا ایشو تھا, وہ سندھ گورنمنٹ نے فل فور کر دیے. تاکہ یہ دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ شہر کراچی کا ہے, اور اس پروجیکٹ سے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جتنا جلدی ہو سکے, جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے, فائدہ اٹھا سکیں. یہ سستی جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جا رہی ہے جتنا جلدی ہو سکے آن دا روڈ آ سکے. ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اس وقت بھی میں آفر کر رہا ہوں کہ اگر
कोई भी सिंध गवर्नमेंट के साथ इनका इशू है या कोई सिंध गवर्नमेंट से असिस्टेंस चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आई एम हियर, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे और जहाँ तक जिस तरह बोलेंगे हम। आपने वैसे असिस्टेंस की तो पेशकश कर दी है, लेकिन साथ में आपने ये तवक्कुआत भी जाहिर कर दी है कि जी ये साल 2021 के दिसंबर से पहले, नवंबर से पहले आप इसको आता हुआ नहीं देख रहे। लेकिन चलिए ये बता दें कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें कितनी आएंगी, कब तक आ जाएंगी, आप लोगों की तरफ से जो तैयारी वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, ग्रीन लाइन के लिए ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन लाइन एंड ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। तो हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने भी एक SIDCL सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिमिटेड के साथ एक हमने एग्रीमेंट किया है कि इनिशियल फेज में हम अपने जो कंप्यूटर सिस्टम्स के जो भी हमारा अमाउंट है और जो बसेस प्रोक्योरमेंट का अमाउंट है ऑरेंज लाइन का, वो भी हमने ग्रीन लाइन को दिया है ताकि वो एक जो ऑपरेटर हायर वो एक ही हो और दोनों लाइन साथ चल सकें, ताकि जो स्टडी की गई है मास ट्रांजिट की कि ये सारी लाइंस जब साथ चलेंगी तभी जो ट्रैवलर होगा उससे सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने एक उस प्लान के तहत ज़्यादा आसानी पैदा करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। ये एग्रीमेंट भी हो गया है और ये टोटल 100 बसेस हैं। लेकिन जो मैं ग्रीन लाइन का जो मैंने विज़िट किया है और जो मैं उसकी एरिया देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिस एरिया को उसने कवर करना है, तो शायद ग्रीन लाइन पे फेडरल गवर्नमेंट को और भी बसेस प्रोक्योर करनी पड़े। लेकिन ये जो 80 बसेस और 20 बसेस हमारी ऑरेंज लाइन की हैं, ये शायद टेंडर हो गया है और किसी कंपनी को अवार्ड भी हुआ है। और इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सीरियसनेस के साथ चलते रहे तो उम्मीद है कि चंद महीनों के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कह लें, बसेस आ जाएंगी। और बसेस कोशिश अगर ये टाइम से करते रहें, ऑपरेटर हायर करके और ये टेक्निकल चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, तो ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इसी साल स्टार्ट हो सकता है। होता है इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सूबा सिंध, और बता रहे थे कि जनाब जो सिंध की गवर्नमेंट का मंसूबा है ऑरेंज लाइन का, छोटा मंसूबा है, वो तो उसके लिए तो इन्होंने तकरीबन तैयारी मुकम्मल कर ली है। लेकिन ग्रीन लाइन जो कि BRT मंसूबा है, वफाक का मंसूबा है, उस मंसूबे के लिए जो बसें प्रोक्योर की गई हैं, वफाक को शायद उससे ज़्यादा बसें प्रोक्योर करना पड़ सकती है। यहाँ मेरे ख्याल में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये मंसूबा जो ग्रीन लाइन की बात हो रही है, ये कराची को पूरे क्रॉस सेक्शन में काटता है। कराची का एक इलाका सुरजानी टाउन जो कि बिल्कुल आउटस्कर्टेड एरिया है, और दूसरा इलाका जब ये आएगा और नुमाइश पे आके इसका इख्तिताम होगा तो ये एक बिल्कुल पूरे कराची को लेता हुआ अपने साथ आएगा। पर खास तौर पे कराची के मतलब वो इलाके, हर इलाके के जो लोग हैं वो उनके लिए ये सर्विस है और हर इलाके के लोग इस सर्विस को इस्तेमाल भी कर सके। लेकिन वही शफाती बात कि एग्जैक्टली कब लाहौर में हम देखें कि जब मेट्रो जब शुरू हुई थी तो कितने लोगों का मतलब लोगों की आसानी जो उसके हवाले से हो गई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अब देखें तेल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, एक तो हमने देखा कि पोल्यूशन भी इतना बढ़ता चला जा रहा है। ये जितने तातुल का शिकार होगा मेरे ख्याल से लोगों के लिए और मुश्किलात होती जाएंगी। एक अभी जो ट्रेन अभी जो सर्विस जो शुरू की गई है उसके वो भी आपके सामने जनाब, ऑब्वियसली वो KCR अभी तक जो है वो उसकी टाइमिंग्स ही ऐसी नहीं कि लोग इस्तेमाल कर सकें। ना टाइमिंग्स ऐसी हैं और ना वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज में से गुजर रही है। जिन एरियाज में सबसे ज्यादा KCR की जरूरत है, KCR वहां से नहीं गुजर रही, वो आउटस्कर्ट में से बार होके गुजर रही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है KCR बहुत बड़ा लॉस से बताते रहे हैं। जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये बहरहाल कराची के एपी सेंटर में से गुजर रहा है, कराची के उन तमाम एरियाज में से गुजर रहा है। गुरु मंदिर हो गया, पटेल पाड़ा हो गया, बहुत बड़ी आबादी वाले एरिया के एरियाज में से, नॉर्थ कराची में से ये एरिया ये इन एरियाज में से गुजरती भी आ रही है, हैदरी वगैरह से होते हैं सब। शफात, अब मेरे ख्याल से मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई हर सूरत में इसका आगाज इस साल हो जाना चाहिए और स्पेसिफिकली जो KCR उस पर भी थोड़ा बहुत काम कर लें, उसकी टाइमिंग्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें, क्योंकि नौकरी पेशा अफराद तो कहते हैं भाई टाइमिंग्स ऐसी जो हमें मैच करती तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। उल्टा उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप देखें तो वो बहुत ही महंगी पड़ी और ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं बंद ही ना हो जाए। शफात, दोबारा डर तो है। छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पाक फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़ी तफसील से बात की। बिल्कुल जी, उन्होंने मुल्की सियासत पर कहा कि इस मामले में पाक फौज को ना घसीटा जाए, किसी से कोई बैकडोर रवाबित नहीं है। और एक सवाल के जवाब में तो उनका कहना था कि अगर फजल रहमान पिंडी आएंगे तो उनको चाय पानी पिलाएंगे।
کو معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں. فوج اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے. الزامات میں کوئی حقیقت ہو, کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے بعد دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا گیا ہے. ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے. بھارتی عزائم کے تمام ثبوت اقوام عالم کو فراہم کر دیے گئے ہیں. آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت نہیں. کراچی میں دہشت گردی میں 95%, حتیٰ خوری میں 99%, جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی. مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا. پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا. مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ. فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی. ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے. اس پریس کانفرنس میں ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مخالف بیانی کے لیے جعلی این جی اوز کو رجسٹرڈ کیا گیا. یہ کام 15 برس سے جاری ہے. جعلی نیٹ ورک کو بھارتی پشت پناہی حاصل تھی. بلوچستان میں مکمل ریٹ برقرار ہے. ایرانی اور افغان سرحد پر باڑ حکومتی حکم پر لگا رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ باڑ اکھاڑ سکے. چشم کشا انکشافات حال ہی میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں. تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شریواستو گروپ چلا رہا تھا, جو تھنک ٹینکس اور فیک این جی اوز اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوئے تھا. اس حوالے سے بات کریں گے تجزیہ کار ماریہ سلطان سے. بہت شکریہ ماریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ماریہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل جو بڑی پریس کانفرنس کی گئی ہے, اس پریس کانفرنس میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے. ایک کمنٹ جو آیا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردوں کا کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ پاکستان کی کامیابی دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر بلکہ علاقائی اور بالخصوص پاکستان کی اندرونی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پاکستان میں تقریباً ایک مہینے میں جو ہے 500 سے زائد جو ہے نہ صرف دھماکے ہو رہے تھے, لیکن پاکستان کو 500 سے زائد جو ہے دہشت گرد کارروائیوں کا سامنا تھا. اور آج ایک صورتحال ایسی ہے کہ جہاں اگر سال میں بھی اگر آپ کے پاس ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو نہ صرف وہ ایک بہت بڑے آپ کے لیے ایک صدمے کا باعث بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جواب ہے یا اس کا جو رد عمل ہے اس میں آپ کی جو فورسز ہیں وہ بڑی منظم طریقے سے نہ صرف اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو شاید آپ کو جس کا سامنا 2008 یا 2009 میں تھا. یہ اس بات کی واضح جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں, جو مہم جو ہے کی ہے, اس میں پاکستان کو بڑی حد تک کامیابی حاصل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو مسلسل 5th جنریشن وار کے چیلنج کا سامنا ہے, جس کا بخوبی طور پہ مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو حکمت عملی جیسے بھی آپ نے بات بھی کی, جو تیار کی جا رہی ہے, اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات 5th جنریشن وارفیئر میں یہی ہے کہ جو بنیادی خطرات ہیں پاکستان کو, ریاست پاکستان کو ان سے محفوظ کیا جائے. یہ بنیادی خطرات 3 طرح کے ہیں. سر فہرست یہ ہے کہ آپ کا عوام کا اعتماد اور اعتماد حکومت کے اوپر, اور حکومت کا اعتماد آپ کے فوجی اداروں کے اوپر یا وہ ان تمام اداروں کے اوپر جو آپ قانون نافذ کرتے ہیں ان کے اوپر, ان کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے تمام ریاستی ادارے ہیں اس کے اوپر نہ صرف پاکستانی عوام کا بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی جو رائے عامہ ہیں ان کے وہ جو ہے محفوظ کیا جائے اس طرح کہ وہ ان کو ایک مثبت طریقے سے دیکھیں. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر انفرادی شہری ہے ان کے حقوق کو محفوظ کیا جائے. ان تمام بین الاقوامی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے جو آپ کے لیے وہ لیک آف کیا کہتے ہیں یعنی اعتماد کے اندر کمی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کے اندر اپنے اداروں کو اور اپنی عدالتی جو آپ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ ہے اس کو محفوظ کرنا ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال اٹھا ہے. اب
भारतीय प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है, आलमी मीडिया अब भारतीय तर्ज हुकूमत को फाशिस्ट कह रहा है, कश्मीर में जो कुछ किया उसके बाद भारत की जो रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी है वो बुरी तरह बेनकाब हुई है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ लेकर, जो हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में भारत टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस नैरेटिव को दुनिया के सामने रखा जाए, इस नैरेटिव को दुनिया को कन्विंस किया जाए, कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मालूमात फराहम करना एक बात, आपने मालूमात फराहम की, बैनुल अक़वामी अदारों ने मालूमात फराहम की, लेकिन जब तक इनको तहरीरी तौर के ऊपर कलमबंद नहीं किया जाता और मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को और इलाकाई कन्वेंशंस को, जो इस वक्त हिंदुस्तान जिनका हिस्सेदार है, उनको साथ नहीं रखा जाता, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं रुक सकें। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम तर चीज़ों को ना सिर्फ जो है तहरीरी तौर पर कलमबंद किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके जानने वाले ममालिक हैं या जो आपकी हम सोच ममालिक हैं, उन तक भी ये पैगामात जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से पहुंचाए जाएं। शुक्रिया जी। मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी जनाब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री कर देना काफ़ी नहीं है, इसको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो डॉक्यूमेंट ऐसे होगा कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा के या जितने भी बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं उन पे रिटन डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं सबूतों के साथ, जिसको हम डोजियर तो जमा करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में अब इसको मामले के ऊपर एक लॉबिंग, इंटरनेशनल लॉबी बना के भारत के खिलाफ ये जो सबूत पाकिस्तान के पास है ये जमा कराना, क्योंकि इस नैरेटिव को पुश फॉरवर्ड करने के लिए शफात यू राइट, जैसे बीमारी की बात की थी, इसको डॉक्यूमेंटेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जिसने 7 ममालिक के 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं ये तोड़े हैं। ताल्लुक है जनाब इनका लाहौर से, नाम है इनका फरहान अयूब, और फरहान अयूब का कहना है कि वो अब तक भारत, अमेरिका, जापान समेत 7 ममालिक के 21 रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं। क्या बात है जनाब, मार्शल आर्ट्स करते हैं जी, ब्रेक डांस करते हैं जी, उसके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और चैलेंजिंग कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने किए हैं। मैं ज़्यादा तफसीलात जो है वो मुझे भी नहीं मालूम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। फरहान अयूब हमारे साथ मौजूद है, उनसे खुद ही। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। फरहान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आपने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ज़रा ये बताइएगा ये क्या मामला है, कैसे, कब से शुरू है आप इस काम में? मैं 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा था खुद से अपनी। अच्छा। और पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया 2014 में पंजाब यूथ फेस्टिवल में। वो था दी मोस्ट किप अप्स इन 1 मिनट। ये बरतानिया का रिकॉर्ड था 34 का 1 मिनट में, और मैंने 1 मिनट में 22 करके इसको ब्रेक किया। तो ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2014 में। फिर 2017 के अंदर मैंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो था दी मोस्ट नो हैंडेड किप अप इन 1 मिनट। ये शोलन कम्फू का एक स्टेप होता है, तो ये मैंने ब्रेक किया। इस तरह फिर ऐसा ऐसा करते करते अब तक चैलेंजिंग कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, ब्रेक डांस स्टेप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, मतलब स्पोर्ट्स से हटकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं मैंने। तो मेरे पास अब तक 21 इस वक्त अल्लाह का शुक्र है हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए ये सोचा कैसे? मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह से 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जो है वो ब्रेक कर चुके हैं, 7 ममालिक के लोगों से आप पंगा ले चुके हैं। अभी आई एम श्योर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होगी, बट कैसे सोचा मैंने ये करना है? अम्मा का मशवरा था, अब्बा का मशवरा था, या आपने खुद सोचा हुआ था? नहीं भाई, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स, उनको खुद बड़ा शौक होता है रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का। मैंने 7 साल की उम्र में फैसला कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना है, जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा। 7 साल की उम्र में मैंने जब ये फैसला कर लिया तो मैंने खुद से अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, बिना किसी कोच या अकेडमी के। तो मैं ट्रेनिंग करता रहा इस तरह। फिर कुछ साल मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया 2014 में, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ख्याल मुझे 7 साल की उम्र में आ गया था कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन पूरी दुनिया में करना है इंशाल्लाह। फरहान, अल्लाह की कसम, ये तो बोलने में मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े, यहाँ पे मुझसे भी ज़रा तेज बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आपके माशाल्लाह जो एनर्जी है ना, और जो आप जिस स्पीड से बोल रहे हैं, ये आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि बयान ताड़ा कोई नहीं हो सकता, तो तुसी रिकॉर्ड बनाओ, जैसे वो कहते हैं ना। असल में ना मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ ना, स्पोर्ट्स में ये रिकॉर्ड से ब्रेक होते हैं, तो उस तरह से थोड़ी सी वो होता है ना, गुजरावाला में डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो कहता है बयान ताड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो लाहौर ले जाओ। तो आपको भी मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर ने कहा होगा भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। कोई ऐसे चक्कर था? नहीं था। नहीं, मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा, मैं खुद इस तरह बोलता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने शाओलिन कुंग-फू का नाम लिया, मतलब मैं खुद थोड़ा सा हिल गया, और आप उसके बाद कह रहे हैं आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट एनी कोच। ये बड़ा खतरनाक काम भी है और बड़ा अप्रिशिएबल भी है। अप्रिशिएबल इसलिए क्योंकि एक तो आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और खतरनाक इसलिए कि आप रिस्क ले रहे हैं, आपको इंजरी हो सकती है,
اور کبھی کوئی ایسی انجری وغیرہ کوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں بغیر کوچ کی ٹریننگ کرنا میں مانتا ہوں کہ لوگوں کو سننے میں عجیب سا لگ سکتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مطلب میں نے خود سے ٹریننگ جب کیا تو کچھ انجریز مجھے ہوئی ہیں، کوئی اس میں اتنا بڑی انجری نہیں خاص ہوئی، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بات لوگوں کو نا بڑی مشکل سے ہضم ہو رہی ہے کہ یہ خود سے ٹریننگ کر رہا ہے، اور جو پروفیشنل کوچز ہیں وہ اس بات کو لے کے بہت پریشان ہوئے ہیں جی خود سے کیسے کوئی ٹریننگ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے صلاحیت دی اور میں ٹریننگ کر رہا ہوں اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہا ہوں، صرف ٹریننگ کی حد تک نہیں ہے بات۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں سچا اور کوشش اور محنت کرتے ہیں تو آپ خود سے بھی خود کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ فرحان آپ نے بڑی اچھی بات کی، مطلب آپ سے لوگوں کو بھی نا مطلب لیسن سیکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیرنٹس سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا نا بھائی ہمارے پاس بھی اچھا ٹرینر ہوتا تو ہم بھی فرحان کی طرح نا کوئی گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام ڈال لیتے، لیکن اچھی بات ہے۔ اچھا سب سے ذرا مشکل آپ کے لیے کون سا ریکارڈ جو تھا وہ بریک کرنا تھا اور کہاں کون سے ملک میں؟ ملک میں سارے ورلڈ ریکارڈ پاکستان میں بریک کیے ہیں میں نے، لیکن وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہیں، پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو مشکل ورلڈ ریکارڈ جو تھا وہ دی موسٹ 900 کیپ اپ ان 1 منٹ تھا، جو سر کے بل سے آپ جمپ کر کے اٹھتے ہیں، وہ تھا سب سے ٹف۔ وہ میں نے زمان پارک میں لاہور میں کیا تھا، وہ سب سے ٹف ریکارڈ تھا میری زندگی کا۔ That's incredible۔ اچھا یہ جو آپ نے ایک ریکارڈ بنایا جس میں آپ چمچ آپ نے ٹیڑھے کیے تھے، یہ کیا کہانی تھی اور یہ کیسے ہوا؟ یہ چمچ ٹیڑھے نہیں، اس کا نام ہے دی اسپون ٹوسٹڈ، دی موسٹ اسپون ٹوسٹڈ ان 1 منٹ۔ یہ امریکہ کا ریکارڈ تھا اور یہ میں نے 1 ٹرانسلیٹ منٹ کیا میں چمچ ٹیڑھے کرنے کو آپ نے اسپون ٹوسٹنگ کہہ دیا۔ میں تو چلے اب بتائیں یہ کیسے خیال ہے، مطلب گھر میں کیا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے اکٹھے ایسے ہی کر دیے تھے اور اماں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا یہ کام ورلڈ ریکارڈ پہ جا کے کرو؟ میں نے آپ کو اس کا ایگزیکٹلی نام بتایا، یہ میں نے ریکارڈ میں نے ملک سلیکٹ کیا امریکہ، تو پھر میں نے کہا کہ میں امریکہ کے کون سے ریکارڈ بریک کر سکتا ہوں، پھر مجھے یہ اسپون ٹوسٹڈ کے ریکارڈز ملے اور میں نے پھر ان کو چوز کر کے بریک کیا۔ اچھا میرے بھائی اس کے بعد تو آپ کی امی نے آپ کو کہا ہوگا کہ میں نہیں بھائی تو کچن میں نہیں، تو نے کچن میں نہیں جانا، مطلب خبردار تو میرے چمچ جو ہے نا اس کا سیٹ خراب کر دے گا۔ اچھا مجھے فرحان یہ بتائیں اور میرا بھائی اور کیا چیزیں اور ساڑھے لائک کوئی خدمت مطلب اور کیا کیا آپ نے سوچا ہوا اور کون کون سا آپ نے ریکارڈ بنانا ہے یہ بھی بتا دیں ہمیں۔ میں نے انشاءاللہ اور جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں اور ملکوں کے بھی ریکارڈز بریک کرنے ہیں، اس میں مارشل آرٹس کے بھی سٹیپس ہیں اور یہ اسپون ٹوسٹڈ کے بھی کچھ اور ورلڈ ریکارڈ ہیں، اور میرا انشاءاللہ فیوچر میں جو وہ ارادہ ہے یہ ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میں نے میڈیا میں بھی آنا ہے، اینکر بننا ہے انشاءاللہ، یہ بھی میرا ایک شوق ہے، میں میڈیا ہی پڑھ رہا ہوں۔ چلو بھائی زندہ باد۔ یہ اتنا تیز بولیں گے نا یہ ساتھ میں شو کرتے ہوئے بھاگیں گے بھی، آئی ایم شیور میرا ریکارڈ تو توڑ دیا بولنے نہیں میری پریکٹس انشاءاللہ جب میں میڈیا میں آؤں گا تو میری پریکٹس آہستہ بولنے کی بھی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ۔ اوہ تحمل کے ساتھ بولیں گے جناب۔ تو بہت شکریہ جناب فرحان صاحب، اور وی آر سو پراؤڈ اور اسی طرح چھائے رہیں، اتنے ہی خوش رہیں، اتنی ہی انرجی میں رہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہیپی فیسز دیکھنا ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، صبح صبح دل کرتا بھی اچھے آپ چہرے دیکھیں جو ہنس رہے ہو، اور ان سے بات کر کے شفاعت مجھے لگ رہا ہے میں دوڑنے کی ضرورت ہے، اتنی تیزی ہوگی۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہر مرض کا علاج جو ہمیں انجیکشن بتا دیا جاتا ہے، اور ہمیں انجیکشنز کی اتنی عادت ہوگی ہوئی، ہم مینٹلی طور پہ بھی اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جی ہاں اگر انجیکشن لگ گیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، مطلب ہر چیز کا علاج از ناٹ انجیکشن، اور 95% تو آپ کو پتا ہے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بالکل غیر ضروری ہوتے ہیں۔ جی جناب، اور پاکستان میں سالانہ ایک اسٹڈی کے مطابق 1.5 ارب انجیکشنز کنزیوم ہوتے ہیں، 1.5 ارب 22 کروڑ کی آبادی کے لیے، بڑا انیوژل فگر ہے۔ حقیقت کیا ہے اور یہ کیا انجیکشنز اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں جناب، سابق MS سول اسپتال کراچی کے۔ سر بہت شکریہ میں وقت دینے کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا یہ اتنی بڑی تعداد میں انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، HIV، ہیپاٹائٹس اور دیگر کئی طرح کے جو وائرل انفیکشنز ہیں وہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کوئی روک تھام کو پروسیس کو SOP ہے اس کی؟ دیکھیں بہت اچھا ٹاپک، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آنے کا۔ بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ انجیکشن بیسیکلی وہاں پہ لگائی جاتی ہے جہاں پہ کھانا پینا ہم ہوتے ہیں، اور وہ کھانا پینا وہاں بند کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ہم اسپتالوں میں جا کے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر ایک کوئکری کا بہت عمل دخل ہے۔ کوئک کا مطلب اردو میں کہتے ہیں کہ فوراً اس کی سمپٹم کو ختم کرنا۔ اب عام آدمی جو سوشو اکانومک لو سوشو اکانومک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً کوئی ایسی دوائی مل جائے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے کاروبار پہ چلا جاؤں۔ اس کو سائیکولوجی پر کیش کروایا ہے ہمارے کوئک کے ڈاکٹروں نے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے باقی جو سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوں گے اور یہ آگے چل کر مجھے مار بھی سکتی ہے۔
उसको ये पता नहीं है, लेकिन चूंकि इंजेक्शन पहले तो आईएम लगाते हैं, उसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक का रोल है, दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड्स लगाते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड इसलिए लगाते हैं, जो मैंने स्टडी की है कि कोई रिएक्शन हो जाए उसको प्रोटेक्ट करे, हालांकि वो प्रोटेक्ट नहीं करती है। इसी तरह उसके साथ एविल लगा देते हैं या आईवी इन्फ्यूजन लगा देते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि किस किस्म की कोई क्रिक है। जो आईवी इन्फ्यूजन लगाते हैं वो ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज हेमोडाइलेशन करती है अपने आपके ब्लड को। हेमोडाइलेशन बल्कि मैं उर्दू में इस तरह बता दूं, वो पतला करती है खून को। आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो आपकी हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो आपकी 8 और 7 से जो नॉर्मल आपकी 13 होनी चाहिए, उससे सबसे ज्यादा रोल जो है ना आपकी आईवी इन्फ्यूजन का है। सर आपने इतनी ज़बरदस्त आपने जो बात बताई है, हमें पता नहीं था कि जी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जब आप खुराक नहीं दे सकते। और यहाँ पे तो बड़े बड़े अस्पताल भी यही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से चले जाएं, किसी भी जब पेट में दर्द हो, बुखार के लिए भी चले जाएं, नज़ला जुकाम के लिए चले जाएं, तो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है। देखें, असल स्टेटस होता पेशेंट होता है कि पेशेंट किस कंडीशन में अगर आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करती हैं, तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट स्टेटस ऑफ कंडीशन क्या है। एक्यूट इमरजेंसी है, वो ओरली नहीं ले सकता, या सीवियर डायरिया है जिसमें डिहाइड्रेशन हो गई, तो हमें उसमें भी अगर आईवी इन्फ्यूजन देना है तो वो देना है जो इलेक्ट्रोलाइट उसको बैलेंस करे, ना ऐसा ग्लूकोज देना है जो उसको हेमोडाइलेशन करे और उसको खतरनाक करे। मुझे डॉक्टर साहब आपकी इस बात ने ना थोड़ा सा घुमा दिया है कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो क्वैक्स हैं, जो कि हर गली के नुक्कड़ पे एक क्लिनिक डॉक्टर बैठा होता है, वो एक स्टेरॉइड लगा देता है। अच्छा, अब हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के पेशेंट मौजूद हैं और इस इन्फ्यूजन्स की वजह से वो स्पाइक हो सकते हैं, टांगें ज़ाया हो सकती हैं, लिम्ब ज़ाया हो सकते हैं। उसको कैसे मैनेज करें, लोगों को कैसे शऊर दें कि जनाब आपने हर जगह पे इंजेक्शन नहीं लगवाना, और इंजेक्शन लगवाना है तो आपने फलां चीज़ का नहीं लगवाना। पहले तो मेरी आवाम को मैं बताना चाहूँगा आपके वर्ड से कि आप बिल्कुल अवॉइड करें इंजेक्शन से। जहाँ भी आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही दवाई जो मैं मुंह से ले सकता हूँ, ओरल ले सकता हूँ, तो वाई शुड बी इंजेक्टेड। नंबर 1। नंबर 2, स्टेटस आप जब केएलटी में जाते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, कैटेगराइज करना पड़ता है किसको आईवी इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन सवाल जवाब जो आपका है वो ये है कि इस कंडीशन में हमारे 2-4 का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1 जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको अपना किरदार निभाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम जो मीडिया के लोग हैं या जो हम सोशल सेक्टर में आ रहे हैं या एनजीओज हैं, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा अवेयरनेस के लिए। और अवेयरनेस बेसिकली तो हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल है, रेगुलेटरी बॉडीज का रोल है, लेकिन सोशल सेक्टर में हम सब का रोल है कि हम मैं अगर पड़ोस में बैठा हूँ, मैं अगर घर में बैठा हूँ, तो काउंसलिंग करें अपने लोगों को कि आप इस तरह ना जाएं कि वो अदीब रिजवी का वार्ड आपका रीनल फेलियर से भर जाए। ये डॉक्टर साहब जैसे भी आपने काउंसलिंग की बात की, लेकिन जैसे भी आपने खुद भी पहले बोला था कि हमारे यहाँ लोगों की यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाना जो हमें आराम दे दे। छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन का मेयार होता है कि कौन से डॉक्टर ने ऐसी कोई दवा दे दी, इंजेक्शन लगा दी, सब जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। वो ये नहीं देखते कि इसके कोई आगे रिपोर्कशंस हो सकते हैं। इस रुझान को हम कम कैसे करें? बिल्कुल आप सही कह फरमा रही हैं। अब असल जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि मैं थोड़ा रिसर्च पे काम करता हूँ, कि इकोनॉमी ने बड़ा इफेक्ट कर लिया है मुल्क के अंदर। अब जो क्विक है, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठे हुए क्लिनिक खोल के, वो ज़्यादा क्विकरी पे ज़्यादा करते हैं। फ़ौरन इसको तिब्बी इलाज होना चाहिए ताकि वक्ती तौर पर ठीक हो जाए। बाकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशन उसको फिर वो उसको वैसे ही वो सिविल चला जाएगा, जना चला जाएगा। लेकिन जब वो सामने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा हुआ है, वो देखता है कि इसके पास 100 मरीज आ रहे हैं और इसी इकोनॉमी इतनी बन रही है, और मेरे पास तो ये 2 पेशेंट आ रहे हैं जिसको मैं एक्सरे भी लिख के दे रहा हूँ, जिसको मैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन लिख दे रहा हूँ, तो पेशेंट ये कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या पता, उसके पास जाता हूँ वो तो आधे घंटे में मेरा बुखार ठीक हो जाता है, और आप मुझे ये लिख के दे रहे हैं। खास तौर पे आजकल के दिनों में जब कोविड-19 फैला हुआ है और लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, तो और अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं और टेस्ट भी नहीं करवा रहे, तो वो क्वैकरी पे ज्यादा डिपेंड करें क्योंकि वो स्टेरॉइड लगाता है और एंड दे फील लाइक अ माचो मैन अगले ही लम्हे में। ये खतरनाक हो सकता है सर? बिल्कुल खतरनाक है, कोई शुबा नहीं। देखो, आपको गवर्नमेंट ने एक
मैं सबको ये कहता हूँ जब लोग तो ये लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो मैं कहता हूँ आपको पहले आना चाहिए ना। हाँ। तो आप आखिरी स्टेज में आते हैं जब आपके गुर्दे फेल हो खराब जाते हैं। अपनी हालत को खुद खराब होने ना दें। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? अरे बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। अभी 1-2 मिनट पहले आप लोगों से मुलाकात हुई थी, कैसे हैं? भूल तो नहीं गए थे? कोई बात नहीं, भूलना नहीं चाहिए। तो जनाब बाखबर सवेरा का राउंड 2 उसके साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं आपके सामने शफात अली, और ये कौन है जी? मदीहा नकवी। अरे क्या बात आपको भी मेरे ख्याल से याददाश्त का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ओह, इंजेक्शन की बातें हुई हैं, और इंजेक्शन भाईजान होशियार हो जाए, होश के नाखून लें, और कोई शर्म करे, कोई या करे, कोई अटैक करे। तो खैर जनाब वो मामला चलता रहेगा। साथ ही कल जनाब मिसबाह उल हक साहब ने एक बड़ी दिलदोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कोविड-19 की वजह से हुआ जो करा रहा है, कोविड करा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से वह टीम वाज वेरी अपसेट, तो हार गए हम। अपसेट, लेकिन खैर कोई बात नहीं जी। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया की ये जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट, ये ऐसी जो है ना हमारे एशियन टीमों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन बहरहाल इंडिया ने कल क्या अच्छा गेम खेला जी उधर बैठ के। क्या हारा हुआ गेम अश्विन ने बहुत गुड गेम, डिड अ वेरी गुड जॉब। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान में एक मकामी मैसेंजर ऐप भी तैयार होने वाली है, पहले भी थी एक, लेकिन एक और भी तैयार होने वाली है, और उसमें भी सारे वही फीचर्स उन्होंने डाल दिए हैं। कोशिश करें कि उस हवाले से ज़रा आपके साथ बात करें, खबरें रखें। चौधरी साहब ना जब उसमें महकमे में जाते हैं ना, कि काम काट लेते हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि वो हर महीने कोई नई चीज़ लेकर आ रहे होते हैं। वो आपको याद होगा कि एक ज़माने में एक मोबाइल पैकेज के साथ आपको एक मकामी जो ऐप थी, मैसेंजिंग ऐप, उसका अकाउंट मिलता था और उसमें आपको क्रेडिट भी मिलता था। आप वो बगैर डेटा यूज़ किए वो ऐप यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में वक्त का चरखा घूमा और वो ऐप फिर मंजर आम से गायब हो गई, क्योंकि उसी जगह और अच्छी ऐप्स आ गई। उस ज़माने में खैर वो ब्लैकबेरी का दौर था, तो वो और ज़माना था अलग नौयत का, लेकिन बट स्टिल इट वाज सेफ। BBM वाज वेरी सेफ, ब्लैकबेरी मैसेंजर वाज वेरी सेफ। हाँ, वो भी एक साइंस थी ना, वो भी एक साइंस थी। आपने ये निकाला छोटा सा डब्बा और टप 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 करके टाइप किया, और फिर ईमेल खेलते थे हम सारे। आई स्टिल मिस इट। मुझे ब्लैकबेरी की अपनी बात थी। हाँ, ब्लैकबेरी वालों एंडोर्समेंट के लिए। तो खैर टॉप स्टोरीज देख लेते। तो जनाब सबसे पहले तो बात करते हैं मईशत की, और मईशत में जनाब आपको पता है अच्छी चीज़ हुई है। अच्छी चीज़ क्या हुई है? ये मोबाइल होता है ना आप लोगों के पास, मोबाइल में आप लोगों ने बड़ा अब इंहिसार करना शुरू कर दिया। आपने डिजिटल बैंकिंग शुरू कर दी। डिजिटल बैंकिंग का क्या फ़ायदा है? इधर आपका बिल आया, इधर फट से पे हो गया। ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑनलाइन पेमेंट्स लोगों ने आपस में एक दूसरे से वो करनी है, भाई हम तुझे मैं चीज़ भिजवा, तुझे पेमेंट भेजेंगे, पेमेंट भी चेक से नहीं भेजेंगे, कैश से नहीं भेजेंगे, पेमेंट हम तुम्हें डिजिटाइज भेजेंगे, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। सिक्योर हो गया काफ़ी ज़रा मामला, सिक्योर भी हो गया। दूसरा इसका एक और इम्पैक्ट भी है। क्या? वो ये कि जो बैंकों ने, स्टेट बैंक ने जो अपने वो इकट्ठे करने होते हैं ना, खासतौर पे जो बैंकों ने अपनी जो रेवेन्यूज इकट्ठे करने होते हैं, वो बड़े क्विक हो गए। पहले जो इनफ्लोज हैं वो 40-45 दिन बाद मिलते थे, वो अब 3-4 दिन के अंदर मिलना शुरू हो गए, which is quick। बिल्कुल शफात, और बहुत सारी चीज़ें हमने सरकारी कामों में देखा कि थोड़ा बहुत डिले भी आ जाता है। सो जहाँ पर डिजिटल हर चीज़ हमने डिजिटलाइजेशन कर दी है, तो वहाँ पर इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जनाब पाकिस्तान ने फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा कर दिया, और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकरी कहते हैं कि इस निज़ाम से सरकारी अदायगियों में गैर ज़रूरी जो ताख़ीर होती थी और जो मुश्किलात होती थी वो उससे हो जाएंगी ख़त्म। उन्होंने मज़ीद बताया कि IMF के साथ भी जो माली सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो मईशत में बेहतरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है। साथ ही आपको बताया जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है कहा कि जनाब एक डिजिटल निज़ाम की मदद से हम माली लेन देन और मईशत को दस्तावेजी मईशत की तरफ लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे। और वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जिसकी हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो $25 बिलियन के आसपास और शायद इससे भी ज़्यादा है, वो उसको जो है हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। और हमारी मईशत, जैसे हमने आपको कल बताया था ना जनाब, पैसे में ऐसी जो है खसूसियत है कि आप जितना चाहें उगा सकते हैं, और इतनी जिसी ज़मीन हो, आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन हो या आपका पूरा बर-ए-आज़म हो, आप जितना चाहें उसमें पैसा उगा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपको सुन बात? रास्ते पर बड़ा कदम है पाकिस्तान को अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम इसका पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारी जो कैश इकॉनमी है बहुत बड़ी रुकावट है। इसका जो हमें सबसे बड़ा नुकसान है कैश इकॉनमी का, हमारी टैक्स कलेक्शन है।
पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। 22 करोड़ लोगों के अंदर तकरीबन 20 लाख हैं जो टैक्स देने वाले हैं, और 20 लाख में से 70% टैक्स जो देते हैं वो सिर्फ 3000 पाकिस्तानी हैं। ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, तो हम भी कैश इकोनॉमी से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिधर हम अपनी 22 करोड़ आवाम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सही है। अब ये कितना कारआमद साबित होगा ये तो हम अपने हमारे मईशत खुर्रम शहजाद से पूछेंगे कि भाई जिस निज़ाम रास्त के वाले से बात की जा रही है, डिजिटल अदाइयों के वाले से बात की जा रही है जो कि फौरी होंगी, इससे कितना फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुर्रम, अभी आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी सुना और ये जो निज़ाम रास्त जिसका इजरा किया गया है, कितना कारआमद साबित होगा वैसे ये? जी अस्सलाम वालेकुम शफात एंड मदिया। देखें, ये अच्छी डेवलपमेंट है और इसमें आपको थोड़े से मैं नंबर्स बताता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज़ है, मईशत का जो साइज़ है, ये हर साल जो होता है, आज जो है मतलब इस साल के हिसाब से तकरीबन कोई 275 अरब डॉलर के करीब जो है वो बनता है। और ये नीचे आया है, इनफैक्ट 300 बिलियन डॉलर्स था, 275 हुआ। वो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी और बहुत सारी और चीज़ें हुई, कोरोना भी आया बीच में। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात करें, कैश इकोनॉमी की बात करें, ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, तो वो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 100 अरब डॉलर जो है वो हमारा इसके अलावा है। तकरीबन 100 अरब, कम से कम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसका एस्टिमेट्स बहुत एग्जैक्ट नहीं होते। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है कि कैश इकोनॉमी को ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पे लाया जाए कि वो बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स को, अपने बिल्स को, हर चीज़ को। देखें, आज ये जो अब मेरे हाथ में, आपके हाथ में मशीन है, ये छोटी सी, ये पूरी दुनिया है, इस पे हर चीज़ की जा सकती है। तो क्यों ना फैसिलिटेट किया जाए। हमारी 7th लार्जेस्ट जो है आपकी कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आवाम है, उसमें कम से कम कोई 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस ज़मरे में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं हो रही थी। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। ऑफ कोर्स उस पेस पे नहीं थी, बट इस डेवलपमेंट के साथ ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अब बिछ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिछता है, उसके ऊपर फिर एप्स आती हैं, उसके ऊपर कॉम्पिटिशन होता है, बाहर से लोग आएंगे, गूगल आ सकता है इस पे, गूगल पे जिसे कहते हैं, फेसबुक का पेमेंट का प्लेटफॉर्म आ सकता है, व्हाट्सएप खुद कर सकता है। मैं इस हवाले से बात मेरे जहन में है, और वो ये कि जैसे हमने देखा भारत में जब मोदी की हुकूमत नहीं आई थी पिछली टर्म में, तो आते के साथ ही बड़ी बात की जा रही थी जनाब कि जो कैश इकोनॉमी है इसको मेन स्ट्रीम में, बैंकिंग इकोनॉमी में लाया जाए। उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, अनयूजुअल डिसीजन था जी। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दी और एक वो 2000 रुपए का नोट आ गया और 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म हो गए, विच वॉज वेरी अनयूजुअल बैक देन, और लोगों को उससे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन इन दी एंड उसका कुछ असर देखने में आया। वो के बाद में जो इंडिपेंडेंट जो बैठे ऑडिटर्स, उन्होंने कहा कि जनाब इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट आया। लोगों ने अपना कैश जो है वो बैंक में रखवाया और उसके बदले नया कैश लिया, तो पता चल गया कि किसके पास कितना कैश है। अब आपको क्या लगता है कि हमें अगर बैंकिंग में, डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाना है, तो क्या कोई ऐसे इनकलाबी इकदाम की ज़रूरत है, या ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है, जैसे आपने खुद कहा कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ये चली जाएगी हमारी डिजिटल बैंकिंग के ऊपर? योर टेक सर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ बताता हूँ शफात। जब भी नोट जो है आप उसको स्क्वीज कर देते हैं बड़े जो है वो डिनोमिनेशन में, मिसाल के तौर पे अगर 5000 का नोट है, इसको आप ख़त्म कर दें, या आप लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जितना बड़ा नोट आप क्रिएट करेंगे वो स्टोर ऑफ मनी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप जितने कम नोट करेंगे उतना लोगों को कैरी करने में मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 100 के नोट हैं या 1000 के नोट से ज्यादा ना करें या 500 के नोट से ज्यादा ना करें, तो लोगों को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। जब कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, वो फोर्स्ड होंगे इस चीज पे कि या तो बैंक में रखें या डिजिटली जो है उसको यूज करें। तो इसलिए बड़ा नोट तो डेफिनेटली आपको जो है कम करना चाहिए। हमारे यहाँ 5000 का नोट है, आप 1 लाख रुपए अगर उठाएं तो आप कितने नोट कर लेंगे बनिस्बत इसके कि 500 के नोट उठाएं तो 1 बटवे में आ जाते हैं सर, बटवे में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो देखें, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए कि बड़े नोट्स को कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इनफैक्ट जितना ज्यादा कम नोट रखेंगे, स्टोर जो है वो लोग कम कर सकेंगे और नेचुरली वो इस तरफ डाइवर्ट होंगे। ये इनडायरेक्ट तरीका है। दूसरी चीज ये आपने जो कही कि जी वो वहां पे ये हुआ है, हम वहां पे देखें, मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूं कि इंडिया को हमने एग्जांपल बनाया है इसमें। यूनिफाइड पेमेंट जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिफाइड पेमेंट पूरा उनका इंटरफेस है। उन्होंने मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो हमने भी रास्त किया वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कोई नई चीज हमने कुछ कर दी है, उसमें कुछ नई चीजें हैं।
उसमें फ्रिक्शंस कम कर दिए हैं, पेमेंट्स की जो है ना वो आपको हर्डल्स कम कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जिस पे ब्रोकर भी आ रहा है, सेलर भी आ रहा है, बायर भी आ रहा है और उसके ऊपर सेटलमेंट भी हो रही है। तो एक आपने फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसके ऊपर आसान हो गया ट्रेडिंग करना। इसी तरह से अगर ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैं मिसाल देता हूँ कि आपने रोड क्रिएट कर दिया है, रोड बना दिया है, दुकानें अब बनेंगी, उसके ऊपर दूसरी शॉप्स बनेंगी, ठेले लगेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये अच्छी डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं था, लिंक वन पहले कर रहा था, ये आरटीजीएस हमारा सिस्टम था। आज भी आप पैसा ट्रांसफर करते तो हम और आप जो है अपना बैंक अकाउंट डालते हैं किसी ऐप पे तो ट्रांसफर हो जाता है, बैंकिंग ऐप्स पे भी। तो ये नई चीज नहीं थी, बट इससे इतनी अच्छी फ्रैक्शनलेस जो है इकोनॉमी, आपकी इको सिस्टम डेवलप हो जाएगा पेमेंट का, जिसकी वजह से एक आम आदमी अपने नाम से, अपने वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डिफरेंट नेम से आपको जो है ट्रांसफर कर सकता है। और बहुत आसान कर दिया गया ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस पे बिल्ड हो, एक आम आदमी जो है इसको यूज कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है ओवर द पीरियड यानी खुद ब खुद ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, लेकिन इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे। वो अलग बात है कि आज वो ज़रा ज़्यादा गोरे चिट्टे लग रहे थे और अहमद शहजाद की लुक दे रहे थे, लेकिन चले ठीक है, कोई बात नहीं, आज उनको मार्जिन दे देते। अब आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी शफात, आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी इशू के हवाले से बात करनी है जो उस पर बात करना अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम बात करना चाह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। पुलिस में मौजूद कुछ काली भेड़ें पूरे महकमे की बदनामी का वजह बन रही हैं। नौशहर फिरोज में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन की तज़लील और उन पर तशद्दुद करके पूरे महकमे के सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। नौशहर फिरोज के मेन बाजार में चोरी के इल्ज़ाम में मर्द पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को गिरफ्तार किया। इस दौरान ख़वातीन की न सिर्फ तज़लील की गई बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें पुलिस एहलकार ने, मर्द पुलिस एहलकारों ने खातून को पकड़ा और फिर ज़बरदस्ती जो है वो उन्हें घसीटते रहे, उनको पुलिस मोबाइल में ले गए। SHO पड़ीदन का कहना था कि ख़वातीन ने मर्द का पर्स छीना था, जिस पर कार्रवाई की गई थी, और मुतासर ख़वातीन के एहलकार का कहना है, अहल खाना का कहना है कि पुलिस ने ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी तलाशी ली और पुलिस गर्दी के खिलाफ SSP नौशहर फिरोज के दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया गया। बिल्कुल शफात, और इसी हवाले से बात करेंगे। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएगा कि ख़वातीन पर चोरी का इल्ज़ाम था कि जिन्होंने किसी मर्द से एक तो उनका बटवा जो है वो छीन लिया, फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पर आई और ये मर्द पुलिस थी, मेल पुलिस एहलकार थे, उन्होंने इस औरत की, उनको ना सिर्फ मारा, उनकी तलाशी भी ली। मतलब ठीक है चोरी का इल्ज़ाम था, लेकिन ये भी तो देखें कि वो एक खातून है, तो क्या कानून ऐसे सलूक की इजाज़त देता है? देखिए बिल्कुल नहीं देता। अगर आप देखें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में, देखिए रियासत का वजूद जो है उसकी बुनियाद ही ये है कि उसने शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, ये पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन रियासत का जो सबसे पहला चेहरा है वो पुलिस की शक्ल में है। जितना आप देखें कि पुलिस का मिसयूज़ ऑफ पावर है, जितना वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद का वाक़या आपके सामने है, जिसमें एक नौजवान को उन्होंने किस तरह से जो है वो मर्डर किया। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि पुलिस मुसलसल पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, हर हुकूमत में होती हैं, लेकिन पुलिस के रवैयों में हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, क्योंकि जब रियासत ही अवाम दुश्मन होगी तो ज़ाहिर है उसके अदारे भी अवाम दुश्मनी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और पुलिस जो है वो वाहिद एक ऐसा महकमा है जो सबसे ज़्यादा जिसका इंटरेक्शन जो होता है, जिससे वास्ता पड़ता है लोगों का। और पुलिस को ये ज़ाहिर है कि उनको कानून ने कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद ही जज बन के लोगों को सजाएं दें, लोगों को गोलियां मारें, औरतों की बेहरुमती करें, बेइज्जती करें। आपको याद है कि पहला वाकया नहीं है, एक पिछले दिनों भी एक खातून के साथ जिस तरह से एक पुलिस वाले ने, बूढ़ी खातून थी, उसके साथ बदतमीजी वो कर रहे थे। तो ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर है पुलिस के अदारे के अंदर, इसको ख़त्म करने के लिए मैं समझती हूँ कि पुलिस के महकमे के अंदर से जो आपके अफसरान हैं वो भी इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे पुलिस का जो वर्दी पहन के वो समझता है कि वो उसकी ज़ाती ताकत है और उसका वो एक गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर मैं समझ ये मामला तो एक दूसरी नौयत का है कि अगर एक मर्द ने उन खातून के साथ दस्तराजी की, ये बिल्कुल दूसरी नौयत, लेकिन फिलहाल तो
معاملہ یہ ہے کہ خاتون پہ جرم ثابت نہیں ہے، محض الزام ہے، اور اس کے باوجود پولیس سینہ چوڑا کر کے اس خاتون کو اٹھا کے موبائل میں ڈال رہی ہے، اس کی سرعام تلاشی لے رہی ہے، اس کے ساتھ اس کو گھسیٹ رہی ہے. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا کام ہے، یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے، پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے، جس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے ہماری. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اور کیا محض قانون سازی سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پیٹریارکل مائنڈ سیٹ تو اب بالکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کے پاس وردی کی طاقت بھی آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو آپ دیکھیں کہ جو انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے، جو رائٹس کی وائلیشن ہے، جو ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سر عام کسی بھی ایون وہ پولیس کسٹڈی میں بھی ہوں تو ان کے اوپر وہ ظلم نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ مجرم اگر کوئی ملزم ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے، اور یہ عدالتوں کا کام ہے. تو یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ابیوز آف پاور ہے، یہ پیٹریارکی کی ایک بہت جنونیت پہ مبنی شکل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پیٹریارکل، ایک پیدرشاہی کی طاقت، اور اس کے ساتھ ایک وردی کی طاقت جو ایک ریاستی طاقت ہے، جب اس کا کمبینیشن بنتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، چاہے وہ ستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ واقعہ جس میں ساہیوال کا کیس، بالکل یہ جو ایک کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ویسے عورتوں کے اوپر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آئے دن عورتوں کے قتل ہوتے ہیں، ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جب ریاستی سطح کے اوپر پولیس کا ادارہ، پولیس کے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ ایک خاتون نے اور ان کو بلایا کہ شاید گھر میں کوئی ڈکیتی ہو رہی تھی، اور پولیس والے انٹر ہوئے اور انہوں نے اس عورت کا ریپ کر دیا. تو جہاں پہ ہے، اور ایون عدالتوں میں آپ دیکھ لیں جج نے خاتون کو ریپ کیا، اس ملک کے اندر یہ پاور کا نشہ واقعی بہت عجیب ہے. اور سمجھو جو آگے ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں وہ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہو پا رہا. جو ایسے جو پولیس نے انہوں نے کہا وہ کہ انہوں نے ایک مرد کی جو جیب ہے وہ کاٹی، مرد کا پرس مارا تھا تو اس لیے ان کو مارا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ پولیس کے محکمے میں صرف مرد تھوڑی ہیں. اگر ان کی تلاشی لینا اتنا ہی ناگزیر تھا تو خواتین کیوں بھرتی کی میں انہوں نے؟ تو جب خواتین نہیں کر سکتے پھر دوسرا کون سا ایسا لا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے خاتون کی بے حرمتی کریں؟ یہ تو سیدھا ہراسمنٹ کا کیس بھی بنتا ہے اس پہ ان پہ. بالکل بنتا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ پولیس کے محکمے سے یہ بات کریں کہ زیادہ خواتین کو بھرتی کیا جائے. آپ دیکھیں کہ عورتیں اب پولیس کے محکمے میں آ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی پروموشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. اب ایس ایس پی لیول پہ شاید پاکستان میں 1 یا 2 خواتین ہیں، ایس ایچ او لیول پہ بھی 2-3 خواتین ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ سول سروس کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت عورتوں کا جو انٹری ریٹ وہ بہت زیادہ عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مطلب 370% اضافہ ہوا ہے. پاکستانی خواتین سول سروس کے ایگزام دیتی ہیں اور پاس ہوتی ہیں، اور اس کے اندر لیکن پھر ان کو یہ اس طرح کے محکموں میں نہیں آنے دیا جاتا ہے. ویسے بھی ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے تک تو پولیس کے محکمے میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر جب اجازت ملی تو اب عورتیں تو آنا چاہتی ہیں، لیکن پولیس کے محکمے کے اندر یہ جو ایک میل ڈومینیشن ہے، فزیکل میل ڈومینیشن، میرا خیال ہے یہ بھی کافی بڑا میرے خیال میں اب اس پہ خود سندھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، باقی صوبوں کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ خواتین کی پولیس میں نمائندگی ناگزیر ہے. بہت بہت شکریہ جی. فیضانہ سے رسپیکٹ آ جائے خواتین کی سکتی ہے جناب. کلچر جتنا انکلوسیو ہوتا ہے کلچر، اتنا رسپیکٹ کا عنصر بڑھتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور وہ تمام حضرات جن کو جو کل سے ایک ویڈیو مسلسل فارورڈ کر رہے ہیں جس میں ایک بندہ جو ہے وہ، میں ٹریس کروں یہ بندہ ہے کون، جس نے پوری قوم کو کہا کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے پرائیویسی. مدیہ کو ایسی ہنسی آ گئی، حالانکہ کہا کہ ادھی اٹھتے بیٹھ دینا تو تانوں کی مسئلہ ہے پرائیویسی کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اپنی پرائیویسی کے حوالے سے بڑے کاشیس ہیں اور بڑی تیزی سے ٹیلی گرام اور سگنل پہ شفٹ ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. اور انہوں نے مزید بات ٹیلی گرام پہ گروپس بھی بنا دیے ہیں جس میں سے زیادہ نہیں، صرف 2 لاکھ ممبرز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی 2 لاکھ ممبر، اور نکال بھی نہیں سکتے نا، مسئلہ بھی ہے، وہ اور بھی بڑی پنچایت ہے. لیکن حکومت پاکستان جناب سامنے آئی، منسٹری آف آئی ٹی، وہ کہہ رہی ہے ہم اپنی ایپ بنائیں گے،
ہم اپنی ایپ بنائیں گے اور وہ ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی اور اس میں مکمل تحفظ ہوگا، آپ کے اپنے کلچر کے حساب سے ہوگی وغیرہ 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 وغیرہ. بالکل جی. اور جو یہ جو ایپ ہے نا یہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اور جو آئی ٹی کے ماہرین جو ہے نا اس کو تیار کریں گے اور اس سے آپ کو مکمل تحفظ کی بھی یقین دہانی کرائیں گے. البتہ غیر اخلاقی مواد کی بندش ہوگی اور اس ایپ میں میسیجز، وائس کال، ویڈیو کال سمیت دیگر تمام تر جو خصوصیات ہیں وہ شامل ہوں گی. یعنی کہ ان تمام تر چیزوں کا متبادل آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ مطلب کیونکہ آج کل واٹس ایپ سے ہر بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی ہمیں تمہارے گروپس بنتے تھے، ویڈیو کال کر لیتے تھے، ہم مطلب ایسے کال کر لیتے تھے تو کمیٹیاں ڈلتی تھی. کمیٹی کا گروپ بنتا تھا جس میں مجھے یاد ہے، میں کمیٹی ڈیزا بھول گیا ہوں، لیکن اینی وے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ فواد ریاض باجوہ موجود ہے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. سر یہ ایپ جو بن رہی ہے لوکل تو کیا پیش رفت ہے؟ خبریں ہی ہیں یا کوئی گراؤنڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ سر جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. سر میں آپ کو بتاؤں، دیر آئے درست آئے، میرا تو یہ ٹرم ہے. مطلب پبلک پالیسی اور انٹرنیٹ گورننس کو ڈیل کرتے ہوئے اتنے سالوں سے میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی اپنی لوکل اکانومی پہ غور کرنا چاہیے تھا. ہمیں لوکلی ڈیولپڈ ایپس کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ہمیں ڈومیسٹک مارکیٹ ڈیولپ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ لوکل یوسیج ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ ہاں جی ہماری جو ایپس ہیں، ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر اتنی ہماری اپنی پیش رفت ہے، تو وائی شوڈ ان کو بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ منسٹری آف آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ آئی ہے، میں تو ایز این آئی ٹی پرو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور پرائمریلی میری وجہ ویلکم کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے دوست ملک نے بھی اسی طرح کی لوکل ایپس ڈیولپ کی. انہوں نے اس کے اوپر پیمنٹ سسٹمز امپلیمنٹ کیے، اس کے اوپر چیٹنگ ہوئی، اس کے اوپر آپ نے بغیر نام لیے اگر وی چیٹ اور کیو کیو کا ذکر چھیڑ دیا تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم کھل کے بولتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں اپنا ڈومین بنا لیا تھا جب پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. آرکٹ کے زمانے سے انہوں نے کیو کیو بنا لیا تھا اور اس کے بعد وی چیٹ نے تو گیم پلٹ دیا ہے. آپ کو چائنا میں والیٹ کیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ از آن وی چیٹ. کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں آ سکتا ہے؟ اتنی انفارمیشن، اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس. میں نے جلدی سے آپ کو دو اینگل دیتا ہوں. نمبر 1، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک امیزنگ کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ انہوں نے راست کے نام سے ایک پیمنٹ سسٹم، ایک آن لائن پیمنٹ سسٹم پاکستان کے لیے انٹروڈیوس کیا. یہ ریولیوشنری کام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جتنا مرضی کرٹیک مل جائے اس پہ، دس از ریولیوشنری فار پاکستان. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 تھنگ، جب منسٹری آف آئی ٹی کہتی ہے کہ وہ ایک ایپ بنائے گی جس کے جو کہ فیوچر کے اندر ای کامرس کی پیمنٹس کو بھی انٹیگریٹ کر سکتی ہے، تو یقین کریں یہ جو آپ کا سی او ڈی ہوتا ہے جس پہ آپ کیش آن ڈیلیوری پے کرتے ہیں، یہ آپ کا راست الیکٹرانک پیمنٹ آن ڈیلیوری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو دوسرا ایسپیکٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس ایپ کا سب سے بڑا جو چیلنج جو واٹس ایپ کا آیا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو ایک ایکو سسٹم میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کو پیمنٹ چاہیے تو پیمنٹ آپ کے واٹس ایپ پہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اور سروس یوز کرنی پڑے گی. اسی طرح آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، یو کین بلڈ اے سنگل ایپ لائک وی چیٹ. وی چیٹ کی طرح کی آپ ایک ایپ بنا لیں جس کے اندر آپ کا پیمنٹ سسٹم بھی انٹیگریٹڈ ہے، آپ کی چیٹ ویڈیو کالز بھی امپلیمنٹڈ ہیں. آسان ہو جائے گی. میں باجوہ صاحب زندگی سے بڑی آسان ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ لوگوں کا جو سب سے بڑا بیسک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈیٹا ہے اور جو ویسے جو دوسرا ڈیٹا وہ جو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں وہ سیکیور رہے. تو اس ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ کیونکہ یہ بھی اب واٹس ایپ کے حوالے سے بھی تو یہ پریویسی کو لے کے لوگوں کی شکایت ہے. بالکل یہ مدیہ صحیح کہہ رہی ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو ہم یہاں پاکستان والی ایپلیکیشن پہ ہم چیٹنگ کر رہے ہو، ادھر ہم نے میسج کیا پیچھے پولیس آ جائے. تو یہ بھی امکان ہے لوگوں کو جو ہے نا ڈیٹا پریویسی کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں. دیکھیں آپ کے کنسرنز بالکل ویلڈ ہیں، یہ میرا بھی کنسرن ہے، یہ کسی بھی پاکستان کا یہ کنسرن ہونا چاہیے. یہی وہ اپرچونٹی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج کل نا کافی کیٹلائزڈ قسم کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں. مطلب کہ آپ جن ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہمارے لیے پرائم ٹائم ہے کہ جو ہم لوگوں نے ڈیٹا پرائیویسی کے لاز کی ڈیولپمنٹ شروع کی ہوئی تھی، یا وہ جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم لوگوں نے اپنی پرائیویسی کے لاز کی ڈیولپمنٹ شروع کی تھی، اب ہم ان کو پبلک کنسلٹیشن کے ساتھ، ملٹی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے ساتھ سب کو انوالو کر کے ایک دفعہ کانکریٹ لیول پہ اوپر، فرم لیول کے اوپر اس کو تیار کر دیں. یہ ٹائم آ چکا ہے. اگر آپ ایسے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو ایسا چلانے جا رہے ہیں، آپ کیش لیس سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہائیلی انٹریکٹیو سوسائٹی آن لائن کی طرف جا رہے ہیں، آپ انکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، خواتین کو حصہ بنا رہے ہیں سسٹم کا، یہ ینگسٹرز کو جو پاکستان کی آدھی پاپولیشن سے زیادہ ہے ان کو حصہ بنا رہے ہیں.
So this is the time to set the law straight. ये वक्त आ गया कानून साजी को सही करने का. अब आपके पास वो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं फ्रॉम लाहौर. एग्जैक्टली, मतलब फवाद यही लोग जो पाकिस्तान में जिन आईटी एक्सपर्ट की बात कर रहे होते हैं, यही अमेरिका में जाके सर्व कर रहे हैं, ये चाइना जापान में जाके सर्व कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड. तो अब वही टाइम है ना कि जब तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जब तमाम तर मसाला जात हैं, तो हंडिया तो पाकिस्तान में बननी चाहिए. देखिए, मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करता हूँ. आप नोट करें कि व्हाट्सएप ने अगर बाकी दुनिया के लिए इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करी, जिनकी जनरल सेंस ये है, इनका मफहूम ये है कि फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग हो सके थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, डेटा कलेक्ट होकर किसी काम के अंदर यूज हो सके वहाँ पे. तो यहाँ पे आपने कोई चीज देखनी है कि भाई पाकिस्तान ये भी देखे ना कि सेम लॉ इम्प्लीमेंट नहीं, सेम पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही यूरोप में ये वाली जो प्राइवेसी चेंजेस आई हैं वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उनका लॉ बड़ा सख्त है, उनका GDPR बड़ा सख्त है, उनकी जो रेगुलेशन है वो बड़ी सख्त है. अगर पाकिस्तान भी अपनी रेगुलेशंस को टाइमली बना ले, वक्त आ गया है, अगर टाइमली बना ले इंशाल्लाह ताला, तो हम लोग भी अपने मुताबिक चीजों को सही करवा सकते हैं. और बिल्कुल सही कहा आपने फवाद, ये टाइम है और लोगों को ट्रस्ट भी देना पड़ेगा. और अगर लोगों को ये लगा कि उनका डेटा जो है वो ब्रीच भी होता है और वो मॉनिटर हो जाता है और उसकी बेस पे अगर कोई एक आध दो बंदे फड़े गए तो फिर बन गई राब्ता है, फिर कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आएगा. लेकिन लोगों का ट्रस्ट अगर डेवलप हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. और मैं उम्मीद करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से, यानी कि फवाद चौधरी साहब से, इसमें वो एड्स नहीं आने चाहिए जो वो एड्स आते हैं. फिलहाल जनाब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं. बिल्कुल जी, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बनाएंगे कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हों. मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इमरान खान ने बयान दिया देयर इज नो मनी फॉर डेवलपमेंट. आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है. डेवलपमेंट बजट ख़त्म करके, चूँकि इस हुकूमत के खसारे बेकाबू हो चुके हैं, इनका खसारे पे काबू नहीं है, अपने डेफिसिट पे काबू नहीं है, उसे कम करने के लिए डेवलपमेंट बजट पे कुल्हाड़ी चला देते हैं. और जब डेवलपमेंट बजट कम होता है तो उससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है. जो हमारे मुस्तकबिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनता. हमने सालाना तरक्याती बजट को 1000 अरब पे पहुंचाया था. आज सालाना तरक्याती बजट 550 अरब पे. एहसन इकबाल साहब जनाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी हुकूमती कारनामे बता रहे थे अपने ज़माने में. यहाँ पर जनाब एक और ख़बर शामिल करते हैं. वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक ट्वीट में कहा है कि हस्बे मामूल नवाज शरीफ रिश्वत देकर भाग निकलने की कोशिश की. दुनिया की तरह ब्रॉडशीट के CEO ने भी वजीर आजम को ईमानदार माना है. एक बार आपको फिर से बताते चले कि अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने एक ट्वीट किया है और अपनी इस ट्वीट में कहा है कि हस्बे मामूल नवाज शरीफ ने रिश्वत देकर भाग निकलने की कोशिश की. दुनिया की तरह ब्रॉडशीट के CEO ने भी वजीर आजम इमरान खान को ईमानदार समझते हैं. माशाल्लाह भाई. और अब जब हमने अली ज़ैदी साहब की ट्वीट का जिक्र किया है तो साथ ही हम जिक्र करते हैं ठंड का. ठंड बढ़ गई है. जब ठंड बढ़ती है तो लोग खापे खाते हैं. जब खापे खाते हैं तो खापों में सर फहरिस्त. What's the connection? कनेक्शन है सर्दी और फिर खापे में सर फहरिस्त आते हैं सिरीपाए. सिरीपाए में हमने पेशावर के आपको निके पांचे वाला दिखा दिया था जो कि तहसीलगंज में होता है. अब हम आपको एक और शिफ्ट कर रहे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं पंजाब के दिल यानी कि गुजरांवाला. मुझे बताएं, छोटे के पाए हैं बड़े के पाए हैं? यार ये तो मैं नहीं बताऊंगा, तो गुलाम फरीद बताएंगे जो कि हमारे नुमाइंदे. ओवर टू यू गुलाम फरीद. गुजरांवाला के शहरी सुबह होते ही सिरीपाए की दुकानों का रुख करते हैं, जहां सिरीपाए, बोंग, मगज और मटर नलियों से पहलवानी नाश्ता किया जाता है. गुजरांवाला जो है ना वो पहलवानों का शहर है, तो इसलिए यहाँ खाने पीने का ना अच्छे खाबे मिलते हैं, खाना पीने को अच्छा है, तो इसलिए जब हम आके खाते हैं हमें सुकून मिलता है और हम इसके बगैर रह नहीं सकते. आज सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी तो इसलिए हमने बेहतरीन तरीका ये सोचा कि आज नलियाँ या पाए खा के ना सर्दी को भगाया जाए. शहरियों का कहना है कि लज्जत के लिहाज से गुजरांवाला के सिरीपाए और मटर नलियों का कोई सानी नहीं और तगड़ा नाश्ता करने के बाद इन्हें सर्दी की शिद्दत भी महसूस नहीं होती. पाए लगवाए हैं, ठीक है, उसके बाद छोटा गोश्त लगवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में खुशगवार मौसम में खाना खा रहे हैं. दुकानदार का कहना है कि सिरीपाए को खालस मसाला जात से तैयार किया जाता है और दूर दराज से लोग बड़े शौक से इनके पास नाश्ते के लिए आते हैं. ये पाए इंतहाई नफासत से तैयार किए जाते हैं और आला तरीन मसाला जात इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं.
हाय हाय हाय, छोटे के पाए आला तरीन वाह मसाला पाइन आपको देख लें गोजरा वाला के फिर अगर पाए होंगे तो उनकी क्या ही बात होगी, आप तो समझ ही सकते हैं ना पाइन। ओए होए होए, मतलब बड़ी जो है ना वो है टेंशन है। अब आपको मजीद मतलब यहाँ पे चूंकि मिजाज बन गया है तो अब एक और बड़ी अहम खबर शामिल, मतलब हम डिफरेंट जोन्स में जा रहे हैं, डिफरेंट जॉनरा की खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते आपको याद होगा जनाब, हमने एकदम देखा था कि एक सड़क पे एकदम से कोरंगी रोड पे शुतुरमुर्ग जो है वो लोगों ने देखा जनाब कैसे बेचारा भागता हुआ जा रहा था। के साथ फरार होने की उसने कोशिश की लेकिन आशना उसे नहीं मिला। आशना ऑलरेडी फरार हो चुका आशना ऑलरेडी फरार हो चुका था और ये फुल टाइम जनाब आप देखें किसी मारूफ क्रिकेटर की तरह जॉगिंग कर रहा है कोरंगी की सड़क पे। वो अलग बात है, कोरंगी की सड़क बड़ी साफ हो गई है, तो मैंने पहले नोट ही नहीं किया। हाँ ये वैसे यहाँ पे बड़ी जबरदस्त धूल उड़ती थी, एनीवे जी वो उसके लिए पूरे नंबर। लेकिन शुतुरमुर्ग की जो रनिंग है ये आप देखें जनाब कि ये एक निजी पार्क की मलकियत है कराची में और ये पार्क से जनाब इसने कहा, इसने मौका ताड़ा और ये अपने आशना के साथ इसने फरार होने की कोशिश की। अच्छा शफात आपको होता है बाद में पार्क में जनाब इस बात खबर की तरदीद भी होगी थी। पता चला जनाब कि ये जो सरपट भागने वाला है शुतुरमुर्ग है ये उन लोगों की मलकियत है जो कि बाकायदा इसकी फार्मिंग करते हैं, चूँकि इसका गोश्त काफ़ी ज़्यादा लजीज होता है और माहिरीन के मुताबिक ये काफ़ी महंगा परिंदा, लोग मुनाफे की खातिर इसे फरोख्त भी करते हैं। तो पिछले साल ही कराची में लाइफ स्टॉक की जानिब से शुतुरमुर्ग की अफज़ाइशी नस्ल को सिंध में फार्मिंग का दर्जा देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि ये जो हुकूमत है ना ये शुतुरमुर्ग फार्मिंग को सिंध में भी फरोग देगी और इस सिलसिले में जो हाल तमाम दर कानूनी रुकावटें वो भी दूर की जाएंगी। लेकिन शफात आप फार्म किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो ना, आप ये देखिए कि वहाँ से अगर एक शुतुरमुर्ग ऐसे भाग निकला है, खुदा ना खासा आपने कराची की ट्रैफिक देखी है, मतलब कोई चीज़ को हिट कर जाती है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे परिंदा इसको पता ही नहीं, कुछ इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है यार। ये बाद में फिर ये जो आप देखें कि लोगों का मतलब ज़ाहिर बाइक गिर गई और वो उसको पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश की गई और ये पकड़ना बड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर इसका सर ना झुकाया जाए और ये अपनी लात का बेदरेग इस्तेमाल कर ले ना तो आपको मतलब बहुत सारे लोगों की लातें भूल जाएंगी। ये अपने पायों का इस्तेमाल अगर यहाँ पे कर देते तो सोचें जी, इसके पाए जो हैं वो किसी बंदे के पाए तोड़ सकते हैं। तो ये चक्कर था जनाब। तो ये हमने कहा कि जनाब ज़रा आपको ये इस हवाले से ज़रा अपडेट कर दें। फिर साथ ही ज़ाहिर है जब ये मामला है फार्मिंग का तो इसके ऊपर फिर ज़रा WWF के टेक्निकल एडवाइज़र मौज़म खान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया। भाई सर कहते हैं जी सुई में डाला धागा, शुतुरमुर्ग निकल के भागा और किसी के घर से भागा और सड़क पे भागा और दबा भागा। तो ये लोगों के आबादी के इतने नज़दीक एक फार्म होना और फिर उसमें से शुतुरमुर्ग भाग के हाईवे पे मेन सड़क पे आ जाए, ये कैसे हो गया सर? गालिबन जो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये किसी के पास एक पेट ऑस्ट्रिच था और गालिबन उसके पेन के अंदर जिस तरह आपके दूसरे जो पालतू जानवर होते हैं कभी कभी एक्सीडेंटली रिलीज हो जाते हैं, चाहे वो तोते हों चाहे वो कुत्ते हों, इसी तरह ये गालिबन उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से या इम्प्रॉपर इंतजाम की वजह से घर से निकल गया था। और चूंकि इसको चेस किया गया, ये क्योंकि फास्ट भागने वाला जानवर है, अगर आप इसे चेस करेंगे तो ये आगे तेज भागेगा। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी मालूमात की कमी और इस एनिमल को हैंडलिंग करने की शायद मालूमात ना होने की वजह से ये एनिमल रोड पर आ गया और इसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि ऑस्ट्रिच प्राइमरीली एक डोसाइल एनिमल है। अनलेस कॉर्नर ना किया जाए या कोई अंडर स्ट्रेस हो तो वो इस तरह नहीं भागता। मतलब और जिस तरीके से वो भागा, जिस तरीके से उसने एस्केप किया, मैं चाहूंगी हम इस पे भी तो बात करें ना कि एक तो उस शुतुरमुर्ग की जान को भी खतरा था और क्योंकि वो ट्रैफिक में था तो किसी की जान भी जा सकती थी और एक्सीडेंट कोई सीरियस नौयत का भी हो सकता था। तो इस पे इस हवाले से कोई फाइन नहीं है कि अगर आप इतना कोई कीमती परिंदा या कीमती जानवर पालते हैं, वो सड़क पर आ जाता है, उसकी जान को खतरा हो और उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा हो, तो इस हवाले से तो लॉ होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, SOP होना चाहिए और जिन जगह पे ये एनिमल्स रखे जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए कि ये इस तरह ना भाग सके और रोड पे ना आ सके। क्योंकि रोड पे आने के बाद ये वैसे तो मैंने जैसे बताया कि बड़ा डोसाइल एनिमल है, लेकिन अगर कॉर्नर हो जाए या स्ट्रेस में आ जाए तो इसकी एक जो किक है वो शेर को मार सकती है, तो इंसान के लिए और खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिच से मिलते जुलते दूसरे जानवर हैं जिसमें कैजावरी है उसको भी पाला जाता है, वो तो फैटल हो सकता है क्योंकि उसकी एक किक इंसान को मार सकती है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें बाकायदा कोई यकीनन SOP होने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में नहीं आता, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के कैटेगरी में आता है जो पालतू एनिमल्स के लिए, तो इसका लॉ लोकल लॉ जो सिटी के लॉ होते हैं उनके अंडर ये कवर किया जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अव्वल बात तो ये है कि ऑस्ट्रिच की फार्मिंग शहर की हदूद के अंदर नहीं होनी चाहिए, शहर से बाहर होनी चाहिए और अगर इंडिविजुअल किसी ने रखा हुआ है तो उसको कम से कम इतनी नॉलेज हो कि वो अपने एनिमल को किस तरह
कंट्रोल कर सकता है या काबू कर सकता है। मौजूद साहब, ऑस्ट्रिच की फार्मिंग अभी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इस हवाले से, क्या फ़ायदा हो सकता है, लोगों को करना चाहिए, और क्या कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है इसकी फार्मिंग के लिए? ऑस्ट्रिच या ये 4 जानवर हैं जो कि ऑस्ट्रिच और उसके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ईमू कहलाता है, साउथ अफ्रीका का रिया है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है, और न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का कैजावरी है। की सबसे खसूसियत यह है कि ये हालांकि परिंदे गोश्त बिल्कुल लाल होता है जिस तरह के हमारे बीफ या जो छोटे जानवर हैं बकरियां वगैरह उस तरह होता है, लिहाजा वो लोग जो कि जिन्हें गोश्त में आला क्वालिटी का गोश्त हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो और जिनसे उनको सेहत को नुकसान हो, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन गोश्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोश्त के अलावा इस एनिमल के तमाम चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती, चाहे वो इसके पर हो, चाहे वो इसकी खाल हो या इसके जिस्म के दूसरे हिस्से, उनका सबका इस्तेमाल है। तो ये बड़ा एफिशिएंट है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 10 से 15 साल में इसकी फार्मिंग शुरू हुई है। अभी इतने बड़े स्केल पे तो नहीं हुई है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है क्योंकि ये बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त है और एक्सपोर्ट से हम बहुत कुछ इससे अर्न कर सकते हैं। और लोकली भी अब मिलने लगा ये गोश्त, चंद बड़े स्टोर पे ऑस्ट्रिच का गोश्त अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ये जिस तरह दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है पाकिस्तान में होगा, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मौज़ूम साहब, और ये बात कर रहे थे ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के हवाले से। ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली फार्म किया जाए, और लोग भी जरा नए नए जायकों की तलाश में रहते हैं, तो एक नया जायका भी आ सकता है लोगों के लिए। इतना प्यारा शफात, मतलब ऑस्ट्रिच इतना प्यारा लग रहा होता नहीं, तो मैं वेजिटेरियन हो। क्यों मुर्गी प्यारी नहीं होती? उसकी तो बचपन से आदत है ना, मतलब ये उसकी क्या मुर्गी की बचपन से आदत है, या मुर्गी को क्या कहना चाह रही है? मतलब बचपन से वो खाते आ रहे हैं शफात, मतलब तो शतरमुर्ग आप भी बचपन से खाना शुरू कर दें, मतलब किसी बच्चे को आप खिलाएं, वो बड़ा होके वो भी एक शतरमुर्ग खोर जानवर बन जाएगा। लेकिन खैर ये बात की बात है जनाब, फिलहाल क्या करें, आगे बढ़े, ब्रेक लें, क्या करें? बिल्कुल ब्रेक ले लेते शफात। चले, मदिया कह रही है ब्रेक ले लेते हैं, तो इसी बहाने हम ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉल विलेज की। मतलब डॉल विलेज का नाम सुन के आपके जहन में आएगा कोई मगरबी विलेज जहाँ पे डॉल्स ही डॉल्स होंगी, डॉल्स की भरमार होंगी, और आप कहेंगे भाई वाकई इस मतलब बच्चियों के लिए तो ये आइडियल गांव होगा, आइडियल विलेज होगा। लेकिन ज़्यादा मत सोचें, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि जो इस गाँव का पूरा नाम है वो है ठट्ठा गुलाम का डॉल विलेज। और ये ओकाड़े में है जनाब। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब आप कहीं मतलब एम्स्टलवीन जाएंगे और वहाँ से सज्जे पासे मुड़ेंगे तो वहाँ पे कहीं रिक्स म्यूजियम के बराबर में होगा, ऐसा कोई नहीं चक्कर। ये है जनाब पाकिस्तान में और है ओकाड़े में। इस गांव की खसूसियात क्या है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे जुल्फ़िकार मलिक। ओवर टू यू जुल्फ़िकार मलिक। जिला ओकाड़ा के कस्बा गोगेरा से 6 किलोमीटर दूर छोटे से गांव ठट्ठा गुलाम का में देहाती खवातीन अपने हाथों से कपड़े की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों को तैयार करती हैं, जिससे उनका रोजगार चलता है। बल्कि ऐसी ऐसी गुड़ियां बनाई जाती हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं। रंग बिरंगी गुड़ियों को फरोख्त के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी भिजवाया जाता है। जर्मनी से एक लेडी हैं डॉक्टर सेंता सिलर, वो मेरे बड़े भाई के कहने पे यहाँ पे तशरीफ़ लाई और उन्होंने हमें डॉल मेकिंग का आइडिया दिया। हमने तब से डॉल्स बनाना शुरू की और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। शुरू में तो हमारे पास जगह नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हालात बेहतर होते गए। हाथों से बनी इन गुड़ियों को दुनिया भर में मुतारफ कराया और इस काम को एक अदारे का नाम दिया। आज हाथों से बनाई गई गुड़िया की मकबूलियत की मिरा पर ये गांव डोल विलेज कहलाया जाता है। खवातीन के हाथों छोटे से अदारा में बनाई गई गुड़ियां दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत उजागर करने के साथ साथ उनके लिए अच्छा रोजगार भी बन गई हैं। ओकाड़ा के छोटे से गांव ठट्ठा गुलाम का की रिहायशी खवातीन के हाथ से बनी ये गुड़िया पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर कर रही हैं। बखबर सवेरा के लिए जुल्फ़िकार मलिक, ARY न्यूज़, ओकाड़ा। सिवा की डॉल बन रही हैं और देसी गुड़ियाँ बन रही हैं। देसी गुड़ियाँ क्या आपने मतलब काफिया जोड़ा है, देसी गुड़ियाँ बन रही हैं पाकिस्तान के डॉल हाउस में, पाकिस्तान के डॉल विलेज में। तो जनाब ये आपने देखा, और डॉल्स की नोयत जो है वो अपने हम ऐसा था वक्त के साथ साथ ये एक वाई टू बाय सिंगापोरियन मतलब बाबी डॉल जब आपके पाकिस्तान में इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी जिनको आप बड़े प्यारे प्यारे कपड़े भी पहना सकते हैं,
ड्रेस अप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डॉल, नो प्लास्टिक, क्या आइडिया? वाओ जीरो शफात, यार क्या क्यों फूल नहीं फेंकना। हवाले से दौरे न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी आप तमाम तो लोगों ने जानी, इस पे कमेंट करने की मारधाड़ से याद है एग्जैक्टली जो हुआ है हमारे साथ वो तो बहुत दुनिया ने देखा है। तो इनकी कारकर्दगी के हवाले से हमें तो बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो शायकीन क्रिकेट नहीं पीसीबी को भी सख्त मायूसी का सामना हुआ, और जो हार का जिम्मेदार कौन है इसका फैसला क्रिकेट कमेटी करेगी, और हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस आज कमेटी के सामने पेश भी होंगे। यूनुस खान को अलबत्ता तलब नहीं किया गया, और एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पीसीबी के वसीम खान साहब, वो कहते हैं जनाब के पूरे सीजन का शफाफ जायजा लिया जाएगा और कमेटी फैसला करेगी कि जनाब क्या फ्यूचर होना चाहिए। फ्यूचर किसका जनाब? फ्यूचर हेड कोच मिसबाह हक के हवाले से। मिसबाह हक साहब ने कल जनाब मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बड़े सुकून से, जैसे उनका स्टाइल है, बहुत तहम्मुल से सारी बात सुनी, बगैर किसी गुस्से में आए, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार रखते हुए, और उन्होंने जो कौमी टीम की शिकस्त की जिम्मेदारी है वो कोरोना पे डाल दी। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, ये उन्होंने सीरियस बात कही थी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। न्यूजीलैंड में गए और वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा, और तकरीबन 19 दिन 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे हैं। वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज रनिंग वो तक नहीं कर पाए। रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स। अब बात तो वो सही कह रहे हैं ना, मतलब पाकिस्तान में तो कोरोना, न्यूजीलैंड में कोरोना है शफात है, तो मतलब उनकी टीम ने तो फिर वही करना था ना जो उन्होंने किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। खैर जी, लेकिन आज क्योंकि मिसबाह हक और वकार यूनिस जो हैं वो पीसीबी के सामने पेश भी होंगे, इनकी कमेटी के सामने, तो इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ है। शहजाद, आज जो मिसबाह हक साहब और वकार यूनिस साहब की पेशी है इस हवाले से बताएगा, कब तक एक्सपेक्टेड है? मदीहा, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का अहम तरीन इजलास जो है वो शुरू होने वाला है। जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं सलीम यूसुफ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और रुकन अरूज मुमताज़ अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुँच चुके हैं, जबकि नदीम खान और वसीम खान जो हैं वो इस इजलास में शामिल होंगे, जबकि क्रिकेट कमेटी के अरकान जो हैं वो वसीम अकरम, उमर गुल और जो है वो जाकिर खान जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो ऑनलाइन जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी मदऊ किया गया है। उनसे तुंद व तेज़ सवालात किए जाने का इम्कान है, और इस बात का भी कभी इम्कान है कि मिसबाह हक को न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ से पहले तब्दील कर दिया जाए और अबूरी कोच जो है वो तैनात कर दिया जाए। और इसके लिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि बैटिंग कोच यूनुस खान को ऑफ़र की गई है कि वो अबूरी कोचिंग की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर वो इस चीज़ से इनकार करते हैं तो उनकी जगह पर इम्कान है कि पाकिस्तान शाहीन्स के जो कोच हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर इजाज़ अहमद, उनको भी अबूरी कोच तैनात किया जा सकता है। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ के दौरान ही कोचिंग के लिए इश्तिहार दे दिया जाएगा पेपरा रूल्स के तहत, और नए कोच के लिए जो है वो दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। और ज़्यादातर इम्कान है इस बात का कि गैर मुल्की कोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी शहजाद, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब देखते हैं जनाब कैसे सूरत हाल अनफोल्ड होती है और आज क्या फैसला होता है मिसबाह हक के मुस्तकबिल के हवाले से। अब जनाब आज की तारीख का जिक्र करते हैं जनाब। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी जनाब यौम पैदाइश है अहमद फराज साहब का। अहमद फराज साहब असल नाम सैयद अहमद अली शाह था उनका जनाब। और एक इनके बारे में अब क्या कहें, मतलब हमारी खुशकिस्मती रही कि हमने फराज साहब का दौर देखा और फराज साहब के दौर में जिंदा रहे। फराज साहब ने लातादाद फिल्मों के गीत लिखे और बेशुमार उनका कलाम जो है वो ज़ुबान ज़द आम हुआ, रोमान को एक नई ज़िंदगी दी और एक नई ज़ुबान दी, एक नई जहद दी। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना, आखिर आखिर तो ये आलम है कि अब होश नहीं,
दिल पुकारे ही चले जाता है जाना जाना। आज क्या कहने, क्या अहमद कहने। फराज साहब की 90th बोलते जनाब हैं की आप। बर्थडे बिल्कुल। और मतलब सिर्फ अपने दौर के बड़े शायर नहीं थे शफात, वो हर दौर के बड़े शायर रहेंगे और ऐसे ही रूल करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया जनाब, आपसे इजाजत लेने का, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.